अब सिलेक्शन होंगे ताबड़तोड़, क्योंकि नीट काका जी लाया है फिजिक्स महातोड़। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निखिल, योर फिजिक्स मेंटर एट नीट काका जी। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फंडामेंटल्स ऑफ काइनेमेटिक्स पढ़ा था। आज के लेक्चर में उसी के ऊपर हम लोग बिल्ड करेंगे, पहुंचेंगे मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन तक। ओके, तो सबसे पहली बात जिस पे हमें गौर फरमाना है वो ये है, देखो कल मैंने आप लोगों को सिंबल्स बताए थे। अब सिंबल क्या होता है एक बार और मैं आप लोगों के सामने उसको लिख देता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। सो व्हाट आर द सिंबल्स? तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, दिस इज what is integration of dr? So integration of dr is displacement vector. This is displacement vector, and displacement vector को और किस किस तरह से लिखा जा सकता है? So it is r final minus r initial, जिसको डेल्टा r भी बोल सकते हो और इसको s भी बोल सकते हो आप लोग। ओके, so integration of dr is displacement vector, that is r final minus r initial, that is delta r, that can also be written as s. Okay, now what is magnitude of displacement? So magnitude of displacement is mod of dr, या mod of integration of dr. Okay, so this is what? This is magnitude of displacement vector, magnitude of displacement vector. Okay, so magnitude of displacement vector is what? So it is mod of r final minus r initial, इसको आप ये भी बोल सकते हो mod of delta r और mod of s, तो ये चीज भी बोला जा सकता है। ओके, अब हमें आगे बढ़ना है। नाउ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ mod of dr? So integration of mod of dr is total path length, total path length, okay, that can also be written as total distance covered. Okay, total path length बोलिए या तो क्या बोल सकते हो आप, total distance covered. Okay, so this is integration of mod of dr, that is total path length और total distance covered. Now एक चीज इस पे गौर फरमाना है कि in general ऐसा होता है, ठीक है ना, कि इंटीग्रेशन ऑफ mod of dr is always greater than, and in one case it is equal to mod of integration of dr, because mod of integration of dr is what? Magnitude of displacement, and this is total path length. So total path length will always be greater than the magnitude of displacement, except in one case. एक केस में दोनों बराबर होंगे। वो कौन सा केस है? जबकि जो हमारा पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज किए। तो जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज किए, उस वक्त तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड आर गोइंग टू बी सेम, बट नॉट इन जनरल। इन जनरल जब पाथ हमारी कर्व्ड हो गई या पार्टिकल आगे जाकर के पीछे लौट आया, ये वो वाले केसेस होते हैं जहां पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, इट इज ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस कवर्ड, और यू कैन से द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो इन जनरल यू मस्ट रिमेंबर दैट द डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, except in one case when the particle is traveling in a straight line without changing its direction. Okay, so this is one thing that we must remember. Okay, अब next हमें जिसमें आगे प्रोसीड करना है, जिसमें, ठीक है ना, that is, इनको मैं बाई टाइम करके लिख देता हूं, ठीक है। सो अगर मैं पहली इस चीज को बाई टाइम करके लिखता हूं, बाई टोटल टाइम, ओके, सो दिस इज व्हाट, लेट मी टेल यू, ये वाली जो चीज लिखी हुई है इंटीग्रेशन ऑफ dr, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, एंड डिवाइडेड बाई मैं अगर टोटल टाइम t कर देता हूं, सो दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, this is total displacement, integration of dr is total displacement by time, so this is average velocity, this is average velocity. And if I write integration of or mod of integration of dr by time, so this is what, this is magnitude of average velocity, magnitude of average velocity. And if I write integration of mod of dr by t, then this is average speed. इन सब के ऊपर previous classes में चर्चा हो चुकी है. All these things we have discussed in the previous class, so this is not a new thing. Okay, so integration of mod of dr by t is average speed. Okay, so now you must know, because integration of mod of dr is greater than or equal to mod of integration of dr, therefore if you compare these two equations, you are going to realize that if you compare these two equations, okay, so you are going to realize that integration of mod of dr by t will be greater than mod of, or you can write, yeah, you can write like this, mod of integration of dr by
and equal to only in one case. So this is average speed and this is magnitude of average velocity. So you must remember that in general average speed is greater than magnitude of average velocity. In general ऐसा होता है कि जो average speed होती है it is greater than magnitude of average velocity except in one case. एक ऐसा केस होता है जहां पर average speed जो होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के बराबर होती है. वो कौन सा केस होता है? वही वाला केस जबकि हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्टेंस कवर्ड के बराबर होता है. वो तब होता है जबकि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलती है बिना अपने डायरेक्शन को चेंज किए. ठीक है ना. तो होपफुली पिछली क्लास में ये सारी चीजें जो हम लोगों ने पढ़ी थी आपको क्लियर है. उसके बाद और कुछ बातें जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो ये है कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो हमें चेंज इन पोजीशन वेक्टर देता है जिसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं. ठीक है ना. तो हमें डिस्प्लेसमेंट जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. और पोजीशन वेक्टर का जो स्लोप होता है, ठीक है ना, वो हमें क्या देती है? वो हमें देती है वेलोसिटी वेक्टर. तो स्लोप ऑफ द पोजीशन वेक्टर गिव्स वेलोसिटी वेक्टर. इफ यू टेक द स्लोप इन बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट्स के बीच में हम स्लोप लेते हैं और मतलब दो पॉइंट्स और दोनों पॉइंट्स दूर दूर हैं उस ग्राफ पे और फिर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक और स्लोप लेते हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है? उस केस में ध्यान देने वाली बात है कि ये स्लोप एवरेज स्लोप कहलाता है और फिर उन दोनों पॉइंट्स के बीच की ये जो स्लोप होती है वो एवरेज वेलोसिटी होती है. लेकिन अगर टाइम इंटरवल टाइम एक्सिस पे बहुत छोटा कर दिया जाए, ये सब पिछली क्लासेस में मैंने बताया है, अगर टाइम एक्सिस पे जो हमारी टाइम एक्सिस है उस पे अगर टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दिया जाए, समझ रहे हो आप लोग, तो ऊपर डिस्टेंस भी बहुत छोटा हो जाएगा. फिर वो जो लाइन बड़ी दिख रही थी आपको, लाइन बड़ी नहीं दिखेगी, वो छोटी सी लाइन डॉट में कन्वर्ट हो जाएगी और उस डॉट को देखने के लिए लाइन के फॉर्म में उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा. तो ऐसा लगेगा ये लाइन कर्व को छू के जा रही है. इट इज टेंजेंट टू द कर्व एंड the slope of this tangent is the slope of the instantaneous velocity at that particular time. तो ये सब पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था. ठीक है. Now let us move on to acceleration. What is acceleration? Okay. So just like we discussed velocity, we are also going to discuss acceleration. So basically by definition, acceleration is rate of change of velocity. Okay. So acceleration is what? Acceleration is rate of change of velocity. Okay, rate of change of velocity vector in fact, because why I am writing velocity vector? वैसे भी velocity is a vector quantity हमें पता ही है, but why I am writing velocity vector, उसका क्या रीजन है? क्योंकि मैं स्पेसिफाई एक बार मैं स्ट्रेस डालना चाहता हूं इस बात पे कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इस बात को समझना, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है फिर भी वहां पर क्या अपीयर हो सकता है? एक्सेलरेशन अपीयर हो सकता है अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. तो इस बात को समझना आप लोग कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है फिर भी एक्सेलरेशन अपीयर हो सकता है अगर वहां पे डायरेक्शन चेंज हो रही है. तो एक्सेलरेशन, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज एक्सेलरेशन वेक्टर. सो एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? इट इज dv बाय dt. इस बात को हमें समझना है. एक्सेलरेशन वेक्टर इज व्हाट? dv बाय dt. अब दो चीजों के बीच की अंतर को समझना आप लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दो चीजों के बीच के अंतर को समझना ताकि हम एक्सेलरेशन वेक्टर में आगे प्रोसीड करें. अच्छा, एक्सेलरेशन वेक्टर में हम आगे प्रोसीड करें उससे पहले एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे, इस बात को भी समझना आप लोग कि ये जो एक्सेलरेशन वेक्टर मैंने आप लोगों के सामने dv बाई dt यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इसको मतलब कि अगर आप लोग ऐसे लिखना चाहो तो इट इज डेल्टा v बाई डेल्टा टी, बट डेल्टा टी पे एक लिमिट लगाऊंगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0. ठीक है. तो जो हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी वेयर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0. सो दिस इज आवर एक्सेलरेशन वेक्टर. इसी को इन शॉर्ट हम लोग क्या लिख देते हैं? dv बाई dt. अच्छा, जब डेल्टा वी बाई डेल्टा टी करते हैं, अब मान लो कि मैं यहां पे आप लोग के सामने कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है ना, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो अगर मैं आप लोगों के सामने कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर आप लोग देखो यहां पे, मान लो कुछ यूं है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है. अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे अगर मान लो कि मैं दो पॉइंट सेलेक्ट करूं यहां पे, ठीक है ना, तो यहां पे ये हमारे पास टाइम हो गया मान लो t2, ये टाइम हो गया t1 और यहां वेलोसिटी हो गई v1 और यहां वेलोसिटी हो गई v2. ठीक है ना. तो अब अगर आप लोग इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट कर देते हो किसी लाइन से, तो यहां पे अगर आप इस लाइन का स्लोप अगर कैलकुलेट करो, स्लोप को हम tan थीटा भी बोलते हैं, तो अगर मैं इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट करूं, दिस स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा
जिसको आप क्या बोलोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहां y2 की जगह पे v2 लिखी हुई है और y1 की जगह पे v1 लिखा हुआ है, x2 की जगह पे t2 और x1 की जगह पे t1 लिखा हुआ है। तो दिस स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है ना, यहाँ पे t2 माइनस t1 लिखा हुआ है, यहाँ पे t2 माइनस t1। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हमारे पास एवरेज स्लोप है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या है, एवरेज स्लोप। दिस इज नॉट द एक्चुअल स्लोप, क्योंकि कर्व तो यूं जा रही है, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग स्लोप होंगे, यहां कुछ और स्लोप, यहां कुछ और स्लोप, यहां कुछ और स्लोप, बट दिस इज द एवरेज स्लोप। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं, टाइम इंटरवल्स को बहुत करीब ले आता हूं, इस बात को समझना। अच्छा, एवरेज स्लोप जो हो जाएगा, एवरेज स्लोप, दिस इज व्हाट, दिस इज ऑल्सो एवरेज एक्सेलरेशन, दिस इज एवरेज स्लोप of velocity time graph. Average slope of velocity time graph is equal to what? This is average acceleration. तो average slope of velocity time graph is average acceleration. लेकिन अगर आपको instantaneous slope calculate करना, मतलब slope at any particular value of time, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? उसके लिए ये जो आपको ग्राफ गिवन है, इस बात को समझना, यही जो ग्राफ है, इस ग्राफ में जो टाइम की दोनों वैल्यूज है उनको बहुत करीब ले आऊंगा मैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब यह है कि जहां पर t2 है ऑलमोस्ट वहीं पर t1 है। इस बात को समझना, जहां पे t2 है ऑलमोस्ट वहीं पे t1 है, जहां t2 वहीं t1, एंड t2 माइनस t1 इज एक्सट्रीमली स्मॉल। t2 minus t1 is extremely small, that is almost, it is not exactly equal to 0, but it almost tends to 0. t2 minus t1 is approximately equal to 0. They are so close to each other. और t2 t1 को जब आप करीब ले आओगे तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ v2 v1 भी बहुत करीब आ जाएंगे। ठीक है ना, जहां पे v2 होगी वहीं पर v1 होगी, तो v2 v1 भी बहुत करीब आ जाएंगे एक दूसरे के। तो ये जो दो अलग अलग वैल्यूज ऑफ टाइम थी, मतलब एक हमारे पास v1 यहां था t1 पे और v2 यहां था t2 पे, अब ऐसा लगेगा वो सिंगल वैल्यू ऑफ टाइम है। काम तो यहां पर भी हम वही करेंगे, यहीं पे एवरेज स्लोप कैलकुलेट करेंगे, यहां पर भी हम लोग। तो यहां पे हमारा जो एवरेज स्लोप होगा, ठीक है ना, एवरेज स्लोप यहां पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो उसको क्या लिखोगे आप लोग? सो इट इज v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। लेकिन t2 माइनस t1 पे हमें एक लिमिट लगानी पड़ेगी कि लिमिट t2 माइनस t1 टेंड्स टू 0। ये जो t2 माइनस t1 है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। ठीक है ना, तो ये ध्यान देने वाली बात है। इसी को अब यहां पे वो जो लाइन है, ये जो बड़ी वाली लाइन यहां से यहां तक देख रहे थे आप, अब क्योंकि t2 t1 एक दूसरे के इतनी करीब है कि वो बड़ी वाली लाइन को बड़ा बनने का यहां मौका ही नहीं मिल रहा है। एक छोटी सी लाइन यहां बनेगी, इतनी छोटी होगी कि पॉइंट की तरह होगी। वो छोटी सी लाइन आपको दिखेगी ही नहीं, उसको देखने के लिए दोनों साइड आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो उस लाइन को देखने के लिए हमें उस लाइन को दोनों साइड ऐसे जब एक्सटेंड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? टैंजेंट मिल जाता है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है ना, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है किसी भी टाइम पे, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इसी को इन शॉर्ट बोला जाता है dv बाई dt। इतना बड़ा न लिख करके बार बार इसको क्या बोला जाता है? dv बाई dt। और इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है यहां पे कि देखो, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन भी एवरेज एक्सेलरेशन ही है, बट इन अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन इज ऑल्सो एवरेज एक्सेलरेशन इन अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कुल मिलाकर के जो एक्सेलरेशन है आपको दिख रहा है कि इट इज v2 माइनस v1 एक्सेल, क्योंकि देखो यहां पे इस ग्राफ का अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करते हो तो स्लोप का क्या फॉर्मूला आता है? स्लोप का फॉर्मूला तो मैथ्स के अनुसार बहुत सिंपल है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। vt ग्राफ में y एक्सिस पे वेलोसिटी है और टाइम एक्सिस पे हमारे पास टाइम है, तो y2 माइनस y1 की जगह पे v2 माइनस v1 लिखोगे और टाइम एक्सिस पे t2 माइनस t1 लिखोगे आप लोग। ठीक है ना, तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ये जो स्लोप होगा, ठीक है ना, इस ग्राफ का स्लोप वही बाय डेफिनेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। सो एक्सेलरेशन इज एक्चुअली द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब दूर दूर पॉइंट्स के बीच में आपको एक एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर चाहिए, एक सिंगल एक्सेलरेशन जो सभी एक्सेलरेशन के बराबर हो, मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक जो एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस करेगी, एक सिंगल एक्सेलरेशन जो उतनी ही चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस कर दे, उसको हम एवरेज एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है ना, तो एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए दो वैल्यूज ऑफ टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो वैल्यूज ऑफ टाइम के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करना होता है तो ग्राफ के दोनों पॉइंट्स को हम लोग
एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। अब जब एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं ग्राफ के दोनों पॉइंट्स को और उसका स्लोप निकालते हैं तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर किसी टाइम पे कैलकुलेट करना होता है तो T2 T1 को इतना करीब लाते हैं हम लोग, T2 और T1, ताकि उसी टाइम पे आ जाए। जिस टाइम पे आपको कैलकुलेट करना है उसी टाइम के थोड़ा सा इधर T2 लेंगे, थोड़ा सा उधर T1 लेंगे, क्योंकि टाइम इंटरवल तो चाहिए ही एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए। अगर टाइम इंटरवल नहीं होगा तो चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगी, आप एक्सेलरेशन नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। पर वो टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है, तो बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल हम लोग लेते हैं। वो इतना छोटा टाइम इंटरवल होता है कि ऑलमोस्ट पॉइंट की तरह ट्रीट होता है यहाँ पे। मतलब बस कुल काम यही करना है कि T2 T1 को बहुत करीब लाना है। T2 T1 जब बहुत करीब ला देंगे तो V2 V1 भी ऑटोमेटिकली बहुत करीब आ जाएगी, ठीक है ना। यानी कि यहां पे हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला वही है वापस, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, लेकिन लिमिट T2 माइनस T1 टेंड्स टू 0। इसी को इन शॉर्ट dv by dt बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज व्हाट, इट इज एवरेज एक्सेलरेशन इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस बात को हमें समझना है कि एक्सेलरेशन, पहली बात होता क्या है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है ना। अब एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे, इसी पेज पे उसको भी लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, ताकि क्लियर हो जाए आप लोगों को कि एवरेज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है। एवरेज एक्सेलरेशन इन बिटवीन, या इन अ टाइम इंटरवल रादर लिख लो, एवरेज एक्सेलरेशन इन अ टाइम इंटरवल इज दैट single constant value, is that single constant value of acceleration that produces same change in velocity as would have been produced by the actual instantaneous accelerations in the same given time, तो इस बात को हम लोग को ध्यान रखना है। एवरेज एक्सेलरेशन उतना ही चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस करता है किसी एक गिवन टाइम इंटरवल में जितना कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं इन द सेम गिवन टाइम, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखोगे यहां पे, जैसे कि ये हमारे पास मान लीजिए यहां पे, ठीक है ना, कि दिस इज से T2, इसको हम बोल रहे हैं यहां पे, मान लीजिए T2 है और ये यहां पे T1 है, और ये यहां पे हमारे पास V2 है, या इसको बोल सकते हैं ये V1 है, और ये हमारे पास V2 है। अब जो वेलोसिटी चेंज हुई T1 से T2 में, जो वेलोसिटी चेंज हुई है कहां से कहां तक हुई है, V1 से लेकर के V2 तक हुई है। तो T1 से लेकर के T2 तक में जो वेलोसिटी चेंज हुई है वो कहां से कहां तक हुई है, V1 से लेकर के V2 तक में हुई है। V1 से लेकर के वेलोसिटी V1 से पहले थी और बाद में किस में बदल गई है, V2 में। तो ये एवरेज, इसका जो स्लोप है वो हमें क्या देगा, एवरेज एक्सेलरेशन देगा। ये जो स्लोप है हमें, स्लोप ये हमें देगा एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन बीच में बहुत सारे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस होंगे जो कि टैंजेंट होंगे इस ग्राफ के। यहां ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यहां ये, यहां ये, यहां ये, यहां ये, और ऐसे T1 और T2 के बीच में कितने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस आएंगे। तो जितने पॉइंट्स पे आप टेंजेंट बना पाओगे, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट बनेगा तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट बनेगा तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट बनेगा तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट बनेगा तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। तो आप देख सकते हो कि किसी भी टाइम T1 और T2 के बीच में कितने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस हो सकते हैं। तो देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस। पर ये सारे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस मिल करके जितनी चेंज इन वेलोसिटी प्रोड्यूस करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन उतना अकेले ही प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है ना। तो ये जो लाल लाल मैंने बनाया है, देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए जहां पर भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जिस टाइम पर भी आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछेगा, आप टाइम एक्सिस से एक सीधा डॉट ले जाओ और वहां ग्राफ को मिला दो। मान लो यहां पे आपसे पूछता है कि इंस्टेंट, कोई हमारे पास मान लो टाइम है टी डैश और बोलता है कि टी डैश पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताइए। मान लो ये टाइम टी डैश है,
तो आप टी डैश से एक लाइन ले जाओगे और कर्व पे ले जाकर के मिला दोगे ऐसे, और जहां पे वो लाइन कर्व पे मिलेगी वहां बना लोगे टैंजेंट, और इस टैंजेंट का स्लोप आपको कैलकुलेट करना होगा। तो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए इस टैंजेंट पे अपने मन से 2 पॉइंट चुन लो। तो टैंजेंट पे जब अपने मन से 2 पॉइंट आप लोग चुन लोगे, तो एक तो ये पॉइंट हो गया आपके पास टैंजेंट पे, एक ये पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया मान लो टैंजेंट पे। तो इस पॉइंट के लिए मान लो कोई एक वेलोसिटी ले लो, ठीक है ना। मान लो उस वेलोसिटी को मैं वीबी बोल रहा हूं, होपफुली ये दिख रहा है आप लोगों को। इस वेलोसिटी को मैं क्या बोल रहा हूं, से मैं बोल रहा हूं इस वेलोसिटी को नाम दे रहा हूं वीबी, और फिर यहां एक वेलोसिटी ले लो, इसको नाम दे दो वीए, ठीक है ना। और फिर यहां पे जो टाइम है इसको नाम दे दो टीबी, और यहां जो टाइम है इसको नाम दे दो टीए। तो यानी कि यहां पे पॉइंट, ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन एट टाइम टी डैश, तो इट विल बी सिंपली इक्वल टू वीबी माइनस वीए अपॉन टीबी माइनस टीए। ये इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन है। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे करके और आपको कहीं पर भी इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने बोलता है, ये सारी चीजें अभी हम ग्राफ में सीखेंगे, बट हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो कहीं पर भी अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे करके और इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन अगर पूछता है, तो जिस टाइम पर भी पूछता है उस टाइम से, जैसे टी डैश पे पूछा है तो टी डैश से हम लोग क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे ग्राफ तक, फिर जहां पे वो टच करेगा ग्राफ को वहां पे क्या बना लेंगे हम लोग, एक टैंजेंट, वहां हम लोग एक टैंजेंट बना लेंगे। और जब वहां एक टैंजेंट बन जाएगा तो उस टैंजेंट पे अपने मन से 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। उन दोनों पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग यहां वीबी वीए लिख देंगे और टीबी टीए लिख देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन एट टी डैश इज वीबी माइनस वीए अपॉन टीबी माइनस टीए। ये इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन है। लेकिन जब एवरेज एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने बोलेगा किसी 2 पॉइंट के बीच में, तो सिंगल वैल्यू ऑफ टाइम नहीं देगा, 2 वैल्यू ऑफ टाइम देगा। तो उन दोनों वैल्यू ऑफ टाइम पे, मान लो T1 T2 वैल्यू ऑफ टाइम दिया, तो उन दोनों वैल्यू ऑफ टाइम पे T1 से लेकर T2 तक ग्राफ को जोड़ने के लिए एक लाइन बनाना पड़ेगा और उसका स्लोप फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है ना। कुल मिलाकर के एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। कुल मिलाकर एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एवरेज एक्सेलरेशन इज एवरेज स्लोप, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन इज इंस्टैंटेनियस स्लोप, ठीक है ना। इंस्टैंटेनियस स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हो मैंने दिखा ही दिया आप लोग को यहाँ पे, जो भी समझाया आप लोग को, ठीक है ना। सो कुल मिलाकर के ये चीज आपको ध्यान रखना है। और स्लोप जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हो, उसी को अंग्रेजी में हम बोल रहे होते हैं, अगर वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है ना। एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर होता है। तो इस बात को हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब मोशन इन 2D जब पढ़ेंगे तो वहां पे इस चीज को देखेंगे कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में क्या क्या एंगल होगा, तो कैसे कैसे चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक बात अब जो आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखनी है वो ये है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हमारे पास अगर मान लो दिया हुआ है dv बाई dt, तो dv बाई dt इज व्हाट, दिस इज एक्सेलरेशन वेक्टर, दिस इज एक्सेलरेशन वेक्टर, और सिंपली इट कैन बी टर्म्ड एज एक्सेलरेशन, ठीक है ना। लेकिन अगर वो आपको ऐसे लिखता है dv बाई dt का मैग्नीट्यूड दे देता है, लेकिन टाइम पे अगर आप मैग्नीट्यूड नहीं लगाओगे तो भी काम चल जाएगा। टाइम पे मैग्नीट्यूड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है टाइम, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dv बाय, और सिंपली नीचे dt लिख सकते हैं। दीज टू एक्सप्रेशंस आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस। सो यहां पे ये जो चीज है, देखो dv बाई dt एक्सेलरेशन वेक्टर है, और जब मैंने मैग्नीट्यूड लगा दिया तो दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। सो ये यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। लेकिन देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मैं ऐसे लिख देता हूं इसी चीज को dv बाई dt, ठीक है ना, dv बाई dt, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। dv बाई dt जब मैंने यहां पे लिखा है, सो दिस इज नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। इस बात को समझना, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, इस बात को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इन दोनों सिंबल्स में काफी अंतर है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है। ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट नेसेसरीली इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। मैं भी समझा रहा हूं इस बात को आप लोग को डिटेल में, ठीक है ना। बट फिलहाल आपको यह ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट नेसेसरीली इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, जिसको सिंबल वाइज हम लोग क्या बोलेंगे, सो इट इज dv बाय dt इज नॉट नेसेसरीली
इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड के बराबर नहीं होता, और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इनफैक्ट है क्या हमारे पास, इट इज डी मॉड ऑफ v बाय dt। सी देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू सिंबल्स। ये जो सिंबल ऊपर लिखा हुआ और ये वाला जो सिंबल है, इसमें एक अंतर है, इस बात को समझना। देखो, एक तो मैं फालतू की अंग्रेजी वाली जो डेफिनेशंस होती है, इंग्लिश वाले डेफिनेशन, उसमें नहीं हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वी आर गोइंग फुल्ली मैथमेटिकल, जो चीजें आपको एग्जाम में हेल्प करेंगी, ठीक है ना। तो समझना, सबसे पहली बात यहां पे ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, मॉड ऑफ dv, ठीक है ना। तो यहां पे dv क्या है हमारे पास, dv इज चेंज इन वेलोसिटी एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये जो सिंबल हमारे पास लिखा हुआ है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और ये जो सिंबल हमारे पास लिखा हुआ है डी मॉड ऑफ v। अच्छा, आप सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है, तो पहले मैं ऐसे लिख देता हूं, dv बाई dt क्या हो जाएगा, dv बाई dt ही लिख रहा हूं, या dv बाई t भी लिख सकते हो आप। तो dv बाई dt अगर आप लिखेंगे तो इसको क्या लिखोगे, इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और रादर बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये चीज अगर आप यहां पे लिख रहे हो, ठीक है ना, इस बात को समझना। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यहां पे, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज, ठीक है ना। देखो, इसको और ज्यादा मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं। सबसे पहली बात ये है कि ये आपके पास dv जो लिखी हुई है, मॉड ऑफ dv, ये तो क्या लिखी हुई है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये तो क्लियर है ना, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। अब अगर आप यहां पे लिखोगे dv बाई dt, ठीक है ना, मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में बोल रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है ना। ये जो चीज लिखी हुई है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ये वाली चीज यहां पे लिखी हुई है। लेकिन अब ये जो सिंबल है आपके पास, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, दिस इज नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये दोनों देखो बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स हो सकते हैं अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे। दिस इज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो ये वाले शब्द और ये वाले शब्द के बीच का अंतर पहचानना आप लोग। ये वाली जो चीज लिखी हुई है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, और ये वाली जो चीज हमारे पास लिखी हुई है, दिस इज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इस बात को समझना बहुत अच्छे से आप लोग। दिस इज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लिखी हुई है, तो दिस इज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। और अब अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं dv बाई dt, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये वाली जो चीज है, तो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। इस बात को ध्यान रखना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। और ये वाली जो चीज होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये जो चीज हमारे पास लिखी हुई है, दिस इज रेट ऑफ, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। इस बात को, इसको नहीं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड, दिस वन। So this one will be termed as magnitude of acceleration, and this one is what, rate of change of speed. So magnitude of acceleration is not necessarily equal to rate of change of speed. इस बात को मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं। ये सब वो बातें हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आप लोगों के काम आने वाली हैं। तो पहले तो सिंबल्स का मतलब समझना है कि मॉड ऑफ dv एंड डी मॉड ऑफ v आर नॉट वन एंड द सेम थिंग। ये जो मॉड ऑफ dv आपके सामने लिखी हुई है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जबकि डी मॉड ऑफ v जो आपके सामने लिखी हुई है, दिस इज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इन दोनों में अंतर है, समझना।
फिर से मैं बोल रहा हूं, मॉड ऑफ dv इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जबकि d मॉड ऑफ v इज व्हाट, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। तो mod of dv by dt is what, this is magnitude of acceleration, that is magnitude of change in velocity per unit time, and d mod of v by dt is what, change in magnitude of velocity per unit time, that is rate of change of speed। तो दोनों के देखो शब्दों को बहुत ध्यान से याद रखना है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि कैसे डील करेंगे इसको, ठीक है ना। तो चलिए एग्जाम्पल पे आते हैं। मान लीजिए कि एक हमारे पास, अच्छा इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊं उससे पहले फिर से मैं एक बार आपको लिख देता हूं कि मॉड ऑफ dv जो हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, मॉड ऑफ v फाइनल माइनस v इनिशियल, ऐसे लिखोगे। एंड d मॉड ऑफ v जो हो जाएगी, इसका मतलब होगा मॉड ऑफ v फाइनल माइनस मॉड ऑफ v इनिशियल। इस सिंबल को आप लोग ध्यान रखना, d मॉड ऑफ v जो होती है, इट इज मॉड ऑफ v फाइनल माइनस मॉड ऑफ v इनिशियल, एंड d मॉड ऑफ v जो होती है, इट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल। समझ रहे हो आप लोग। तो देयरफॉर यहां ध्यान देने वाली बात है कि देयरफॉर d मॉड ऑफ v बाई dt अगर आप लिखोगे, ठीक है ना, टाइम अगर मैं लार्ज ले लूं थोड़ा सा, तो इसको मैं लिखूंगा v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन नीचे t फाइनल माइनस t इनिशियल। और अगर हम लोग यहां पे नेक्स्ट d मॉड ऑफ v बाई dt की बात करें, तो इट इज मॉड ऑफ v फाइनल माइनस मॉड ऑफ v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो ये बातें हम लोग को यहां पे ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो ये जो चीज मैंने आप लोगों के सामने बोर्ड पे लिखी हुई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली जो चीज मैंने अभी आप लोगों के सामने लिखी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द रीजन इज दैट कि द सिंबल्स बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, d mod of v by dt एंड या mod of dv by dt एंड d mod of v by dt, ठीक है ना। इसको क्या नाम दिया जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन या मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, और इसको बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। इन जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड आर नॉट सेम व्हेन द पार्टिकल इज नॉट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब समझना कि मैं क्या यहां पे बोल रहा हूं, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग को कि अ कार moving with velocity 20 meter per second towards north suddenly, या ऐसे लिख सकते हो, turns east in 2 seconds and keeps moving with same velocity the same velocity, okay। so now what we'll have to do, so we'll have to determine, ठीक है ना, determine the acceleration, the magnitude of acceleration, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन में बस इतना अंतर है कि एक में डायरेक्शन होगा और एक में नहीं होगा। सो विल हैव टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो ये हम लोग को डिटरमाइन करना है, ठीक है। अब समझना हुआ क्या, देखो v इनिशियल हमें क्या गिवन है, मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं आप लोग के सामने इस क्वेश्चन में। तो v इनिशियल जो हम लोग को गिवन है यहां पे, v इनिशियल, ठीक है ना, उसकी जो वैल्यू हम लोगों को गिवन है, ठीक है ना, इट इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, दैट इज ड्यू नॉर्थ और टुवर्ड्स नॉर्थ, एंड v फाइनल इज इक्वल टू व्हाट, सो v फाइनल इज 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। So what is v final minus v initial? So v final minus v initial is 20 meter per v final minus v initial if you do, so it is what? It is 20 meter per second east minus 20 meter per second north. So you cannot directly subtract them. इसको आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट? उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि डायरेक्शंस अलग अलग है, इसमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट ऑफ वेक्टर 1 का स्क्वायर प्लस वेक्टर 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वेक्टर 1 इंटू वेक्टर 2 कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल इन बिटवीन देम। तो
अब अगर मुझे v फाइनल माइनस v इनिशियल का मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मुझे डेल्टा v चाहिए, ठीक है ना, डेल्टा v, ये तो डेल्टा v लिखी हुई है, और अगर मुझे डेल्टा v का मैग्नीट्यूड चाहिए तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, तो उसके लिए मुझे लिखना होगा अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 इंटू 20 कॉस 90, क्योंकि वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा ना, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन इसी हिसाब से करते हैं। तो यहां से ये वाला जो पार्ट है ये तो जीरो हो गया, क्योंकि cos 90 जीरो होती है, तो ये पूरा ही जीरो हो गया, और अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज व्हाट, दिस कैन बी रिटन एज 20 रूट 2। सो मॉड ऑफ डेल्टा v इज इक्वल टू 20 रूट 2, ठीक है। और डायरेक्शन क्या आएगी, डेल्टा v में तो दोनों चीज आएगी, तो ईस्ट माइनस नॉर्थ कर रहे हो आप लोग, इस बात को समझना। आप कर क्या रहे हो, देखो डायरेक्शन के लिए क्या करना होगा, फाइनल डायरेक्शन माइनस इनिशियल डायरेक्शन, फाइनल डायरेक्शन माइनस इनिशियल डायरेक्शन। तो फाइनल डायरेक्शन आपका ईस्ट है, माइनस इनिशियल डायरेक्शन नॉर्थ है, ईस्ट माइनस नॉर्थ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज ईस्ट माइनस, और क्या लिख सकते हो, माइनस साउथ, क्योंकि नॉर्थ को माइनस ऑफ साउथ लिख सकते हो, यानी कि लिखा हुआ है ईस्ट प्लस साउथ, ईस्ट प्लस साउथ को हम लिख सकते हैं साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। तो इस बात को समझना, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कई बार नीट के एग्जाम में आता है कि कार मान लो नॉर्थ की तरफ चलते चलते ईस्ट की ओर घूम गई है, तो उसकी चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, तो यहां पे जो चेंज इन वेलोसिटी आएगी हमारे क्वेश्चन में, ठीक है ना, मैं इधर लिख देता हूं, सो देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v की जो वैल्यू है इट इज 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड, और किस डायरेक्शन में हुई है, साउथ ईस्ट। सो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी में केवल आप डायरेक्शन नहीं लिखोगे, तो इट इज सिंपली 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, समझ रहे हो, चेंज इन वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड साउथ ईस्ट, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विल बी 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन जो होता है इट इज डेल्टा v बाई डेल्टा t, तो 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड साउथ ईस्ट एंड डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी की जगह पे आप क्या लिखोगे यहां पे, सो डेल्टा टी इज एक्चुअली व्हाट, 2 सेकंड क्वेश्चन में गिवन है, तो बाई 2 करूंगा तो 2 से कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड साउथ ईस्ट, तो ये तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। और अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन की बात करूं तो केवल लिखूंगा 10 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। तो होपफुली यहां तक क्लियर है आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखिए गौर फरमाने वाली बात यहां पे ये है कि इन सारी चीजों को जानने के बाद हमें 2 चीजें पता करनी थी, ठीक है ना। एक तो हम लोगों को पता करना था एक्सेल, जो कि ये है, एक तो एक्सेलरेशन पता करना था और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, दीज टू आर नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, एक पता चलेगा डायरेक्शन गायब करोगे दूसरा आ जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, दिस इज व्हाट वी विल हैव टू कैलकुलेट नाउ। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड के लिए देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे इस चीज को मैं यहां सॉल्व कर देता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि उधर स्पेस कम है। इस बात को ध्यान रखना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड वाला जो पार्ट है वो इधर सॉल्व किया गया है। तो यहां पे देखो आप, ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है उसके लिए आप लोग देखो दिस इज द फॉर्मूला, तो इसके लिखोगे मॉड ऑफ वी फाइनल मॉड ऑफ वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, मॉड ऑफ वी फाइनल माइनस मॉड ऑफ वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो 2 है। तो यानी कि मॉड ऑफ वी फाइनल माइनस मॉड ऑफ वी इनिशियल, अगर हम बात करते हैं मॉड ऑफ वी फाइनल क्या हो जाएगा, यहां पे क्या लिखोगे, तो 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट का मॉड माइनस, और वी इनिशियल में लिखोगे 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ का मॉड, ठीक है ना। होपफुली दिख रहा है आप लोग को, 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट का मॉड माइनस 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ का मॉड डिवाइडेड बाई 2, ये चीज लिखूंगा। लेकिन क्योंकि पहले ही मॉड लग गया तो डायरेक्शन तो पहले ही गायब हो गई, यानी इनफैक्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये इसको थोड़ा इधर कर देता हूं मैं। तो इनफैक्ट ये जो चीज हमारे पास लिखी हुई है, व्हाट इज दिस दैट हैज बीन रिटन ओवर हियर, ये चीज हमारे पास क्या लिखी हुई है, तो आप सिंपली देख सकते हो कि इट इज 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट का मॉड, यानी केवल बच गया 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ का मॉड, यानी 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2, यानी 0/2, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है ना। ये एक्सेलरेशन में स्क्वायर लिख लेना आप लोग, ठीक है ना। तो ये ध्यान देने वाली बात है यहां पे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो आई है हमारे पास, इस बात को ध्यान रखना आप लोग कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो है, ठीक है ना, वो तो जीरो है। स्पीड तो बदली ही नहीं है, पार्टिकल पहले भी चल रही थी 20 मीटर पर सेकंड से, बाद में भी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो स्पीड तो बदली नहीं है पार्टिकल की। बदला क्या है? बदला है जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि जो देखो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जो हमारे पास स्पीड है वो तो नहीं चेंज हुई है, मतलब कि अगर मैं आपको ये बोलूं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो तो जीरो है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वो जीरो नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एवरेज एक्सेलरेशन, तो वो जीरो नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जीरो है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। तो ये चीजें क्वाइट कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, तो इस बात को ध्यान रखना। इस क्वेश्चन में देखो, फिर से ध्यान से सुनो जो मैं आपको बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें थी। एक गाड़ी पहले किधर चल रही थी? एक गाड़ी पहले चल रही थी नॉर्थ की तरफ और फिर मुड़ गई है ईस्ट की तरफ। इस बात को समझो आप लोग ध्यान से। एक गाड़ी पहले नॉर्थ की तरफ चल रही है, फिर मुड़ गई है ईस्ट की तरफ, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड ही रही है। 20 मीटर पर सेकंड से चल रही थी और 20 मीटर पर सेकंड से ही चल रही है। तो पहले नॉर्थ की तरफ चल रही थी, अब ईस्ट की ओर मुड़ गई है, लेकिन वो चल 20 मीटर पर सेकंड से ही रही थी, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपसे पूछता है कि क्या वेलोसिटी बदली है, क्या वेलोसिटी बदली है, तो हाँ वेलोसिटी बदली है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल गया है, ठीक है ना। तो अगर आपसे बोलता है कि क्या डीवी एग्जिस्ट करता है, डीवी, समझना इस बात को, क्या डीवी एग्जिस्ट करता है? डीवी, क्या डीवी एग्जिस्ट करती है? तो हाँ डीवी एग्जिस्ट करती है, बिकॉज वेलोसिटी हैज चेंज्ड, ठीक है ना। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ डीवी एग्जिस्ट करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ डीवी, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, क्या ये एग्जिस्ट करता है? हाँ ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है, वेलोसिटी बदल गई है ना, वेलोसिटी चेंज हो गई है। तो वेलोसिटी चेंज जब हो गई है तो उसका मैग्नीट्यूड भी कुछ ना कुछ तो होगा ना, ठीक है ना। जो वेलोसिटी चेंज हो गई है तो चेंज हुई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखना। तो अगर डीवी एग्जिस्ट करती है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अगर एग्जिस्ट करती है, तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी एग्जिस्ट करेगा। यानी कि डीवी अगर जीरो नहीं है, ठीक है ना, वेलोसिटी चेंज हुई है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, तो क्योंकि डीवी जीरो नहीं है तो मैग्नीट्यूड ऑफ डीवी भी जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हुई है, तो नहीं, आप ये नहीं बोलोगे, बोलोगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है। मतलब कि अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की बात करूं तो वो चीज कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है? वो कांस्टेंट है। इसको मैं फिर से आपको और बेटर शब्दों में इसको समझा दे रहा हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए नेक्स्ट पेज पे जाकर के। तो वीडियो के बीच में मैंने आपको रोका है कुछ सेकंड के लिए। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि नीट काका जी जो चैनल है वो सेल्सियस इंस्टीट्यूट का चैनल है। सेल्सियस इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर नीट की तैयारी के लिए डॉक्टर्स पढ़ाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले कुछ समय से जो हमारा सिलेक्शन रेट है वो 20% के आसपास रहा है। अगर आप इसे कोटा के सिलेक्शन रेट से कंपेयर करते हैं तो कोटा का सिलेक्शन रेट है 0.1%। उसके सामने 20% का मतलब निकल के आता है कि हमारे यहाँ से तैयारी करने वाले स्टूडेंट के सिलेक्शन के चांसेस 200 गुना ज़्यादा होते हैं। उसका रीज़न होता है पर्सनल इंटरेक्शन, ऐसे टीचर्स जो इस एग्ज़ाम को दे चुके हैं और क्रैक कर चुके हैं, और साथ में स्टूडेंट्स के ऊपर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। यहाँ जो टीचर्स टीच करते हैं उन्हें पता होता है कि स्टूडेंट किस फेज पर किस टाइप की प्रॉब्लम फेस करता है। तो जैसा कि आज के समय में यूट्यूब पर न जाने कितने लोग कंटेंट और वीडियोस डाल रहे हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका टाइम बहुत प्रीशियस होता है और वो ऐसे नौसिखियों के चक्कर में फंसकर अपना बहुत टाइम खराब करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि ये उन लोगों का प्लेटफॉर्म है जो पास्ट में सैकड़ों सिलेक्शन दे चुके हैं और थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स को टीच कर चुके हैं। आपके प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान से स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए आएंगे। वैसे आ रहे हैं, लेकिन अब कुछ सीरियस बच्चे यहाँ पर आएंगे जिन्हें वास्तविकता में हिंदुस्तान को टॉप करना है। थैंक यू सो मच। तो देखो इस बात को हम लोग और बेटर मैनर में समझते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए आप लोग के सामने लिखा हुआ है डेल्टा वी।
ठीक है ना। अब डेल्टा वी जो है, डेल्टा वी हमारे पास जो लिखी हुई है, इट इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, दिस इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो जब डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो ये जीरो नहीं होती है, एंड डेल्टा वी इज व्हाट, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या कहलाती है, चेंज इन वेलोसिटी कहलाती है। लेकिन अगर मैं लिखूं डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड, तो अगर चेंज इन वेलोसिटी ही जीरो नहीं है, इफ डायरेक्शन चेंजेस देन चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये जो मॉड ऑफ डेल्टा वी लिखा है, मॉड ऑफ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, फिर ये भी जीरो नहीं होगा। दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये चीज लिखी हुई है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं डी डेल्टा मॉड ऑफ वी, इसका मतलब होता है मॉड ऑफ वी फाइनल मॉड ऑफ माइनस मॉड ऑफ वी इनिशियल। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये क्या लिखा हुआ है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो ध्यान देने वाली बात है कि जब डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है ना, व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड, दैट इज व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को ही स्पीड बोला जाता है। तो व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड ऑफ द बॉडी, देखो एक बात ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी जो होती है, इट इज नॉट इक्वल टू एवरेज स्पीड इन जनरल, बट मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू इंस्टैंटेनियस स्पीड। सो व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड ऑफ द बॉडी इज नॉट चेंजिंग, but the direction is changing, then change in magnitude of velocity, change in magnitude of velocity will be zero, okay, change in magnitude of velocity will be zero, but the change in velocity and magnitude of change in velocity, okay, but the change in velocity and magnitude of change in velocity won't be zero। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि चेंज इन वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वोंट बी जीरो, लेकिन चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी जीरो। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि जब गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट है, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये वाला पार्ट तो जीरो नहीं होगा, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी होगी, वो जीरो नहीं होगी, चेंज इन वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी भी एग्जिस्ट करेगी, लेकिन चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही थी। तो यही हमारा पिछला वाला क्वेश्चन था। पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमारा कार थी जो हमारी, वो पहले नॉर्थ जा रही थी फिर ईस्ट घूम गई, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। वेलोसिटी तो डेफिनेटली चेंज हुई, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। तो यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो है वो जीरो हो जाएगी, पर आपको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी जो होगी वो तो एग्जिस्ट करेगी, जैसा कभी मैंने समझाया नेक्स्ट पेज पे आपको, 20√2 मीटर पर सेकंड उस डायरेक्शन के साथ आई है। चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो बिना डायरेक्शन के लिख दो, 20√2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वहीं से बाई टाइम कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो होपफुली ये वाली चीज क्लियर है, इस चीज को रिपीट करके देखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं, ठीक है ना। तो होपफुली आप लोगों को यहां तक क्लियर है। अब और कुछ हम लोग न्यूमेरिकल सेक्शंस में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग और न्यूमेरिकल सेक्शन में आगे बढ़ें उससे पहले अब हमें ध्यान रखना है कि मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, इस चीज को वहीं से डिराइव किया जा सकता है। खैर, तो इसके जो मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के जो डेरिवेशन है वो तो फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि वो डेरिवेशन वहीं पे, जब मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन पढ़ेंगे वहीं पे जब एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखेंगे तो ये फॉर्मूले जो अभी मैं आप लोग के सामने लिखने वाला हूं वो अपने आप ही निकल करके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल this acceleration, ठीक है ना, the acceleration which we have studied, the acceleration of the body can be of constant nature, or variable nature,
वेरिएबल नेचर। ओके, या तो कांस्टेंट हो सकता है या तो क्या हो सकता है, वेरिएबल। तो वेनेवर इट इज कांस्टेंट, ठीक है ना, व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, then we apply equations of constant acceleration, equations of constant acceleration। और equations of constant acceleration कौन कौन से होते हैं, v is equal to u plus at, ठीक है ना, s is equal to ut plus half at square, ठीक है ना, उसके बाद v स्क्वायर, मॉड ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ u स्क्वायर प्लस 2a डॉट s, इसको अप्लाई कर सकते हैं। और कौन से इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, एसेंथ इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2, एसेंथ इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। सो एसेंथ इज द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, nth सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होती है, ठीक है ना। तो इस बात को हम लोग को यहां पे ध्यान रखना है। पर these equations can be applied only when acceleration is constant, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। These equations can be applied only when the acceleration is constant। तो अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया तो इन इक्वेशंस को आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। दीज इक्वेशंस कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है ना। तो चलिए अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे प्रोसीड करूं, एक पिछला वाला जो हमारा टॉपिक था, ठीक है ना, ये वाला जो टॉपिक, इसी के ऊपर मैं यहां पे क्वेश्चन लिख देता हूं आप लोग के लिए, ताकि इसको करना आप लोग। तो यहां पे क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ की रेडियस जो है वो 10 मीटर्स है। सो द रेडियस इज 10 मीटर्स, ठीक है ना। और ये वाला जो हमारा एंगल है ये 60 डिग्रीज का एंगल है। इस बात को समझना है कि ये वाला जो हमारा एंगल है ये 60 डिग्रीज का एंगल है, ठीक है। और ये 60 डिग्रीज के एंगल पे हमारे पास, मतलब 60 डिग्रीज का यहां पे एंगल में किसके बीच में बना रहा हूं, तो दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड दिस इज फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। और एक पार्टिकल है जो कि विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ये जो पार्टिकल है 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इस पाथ पे। तो पार्टिकल जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ इस पाथ पे मूव कर रहा है, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। तो हमें यह पता करना है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में इस पार्टिकल की एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या है, ठीक है ना। द क्वेश्चन इज, द पार्टिकल इज मूविंग, द पार्टिकल इज मूविंग on a circular path, on a circular path of radius 10 meters. Okay, the particle is moving on a circular path of radius 10 meters with constant magnitude of velocity, with constant magnitude of velocity 20 meter per second. Okay, determine the average acceleration, determine the magnitude of average, okay, magnitude of average acceleration, ठीक है ना। पहली चीज तो ये डिटरमाइन करनी है, magnitude of average acceleration and the rate of change of speed, rate of, that is average rate of, and the average rate of change of speed of this particle as it traverses through an angle 60 degrees, through an angle 60 degrees, ठीक है ना। तो as it traverses through an angle and the average rate of change of speed of this particle as it traverses through an angle 60 degrees। तो हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि सर्कल पे चल रहा है, ठीक है ना। ये मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं,
ये पार्टिकल है, ये सर्कल पे चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v से, और v की वैल्यू कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। रेडियस ऑफ द सर्कल कितना गिवन है आप लोग को 10 मीटर, सो 10 मीटर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें ये पता करना है कि एवरेज एक्सेलरेशन इस पार्टिकल की कितनी होगी जब वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे आएगा, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्रीज। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लोग सोचते रहिए, जब लेक्चर एंड करूंगा तो हो सकता है इसको मैं सॉल्व कर दूंगा आप लोग के लिए, अदरवाइज ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग वापस आगे आते हैं यहां पे। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जो होती है या तो वो कांस्टेंट हो सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या तो वेरिएबल भी हो सकती है। ठीक है ना, जब वो कांस्टेंट होती है तो हम इन फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसीलिए हम बोलते हैं इनको इक्वेशंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये तभी अप्लाई हो पाएंगे जबकि एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल रहेगा तो इन फॉर्मूलों को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक्सेलरेशन अगर जीरो रहा तो फिर वो कौन सी मोशन कहलाती है, यूनिफॉर्म मोशन, और फिर v इज इक्वल टू सिंपली क्या हो जाती है, u हो जाएगी, क्योंकि a गायब हो जाएगा। ठीक है ना, तो at पूरी गायब हो गई तो v इक्वल टू u, s विल बी सिंपली u इंटू टी, क्योंकि ये a पूरा गायब हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन के केस में, जबकि एक्सेलरेशन जीरो होता है। एंड मॉड ऑफ v स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ u स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, एंड एस nth इक्वल टू u हो जाएगा। ठीक है ना, जो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड होगा वो वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितनी वेलोसिटी होती है पर सेकंड उतना ही तो पर सेकंड डिस्टेंस कवर्ड होता है ना। ठीक है, तो ये खैर अभी फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि ये इक्वेशन तभी वैलिड है जबकि हमारे पास जो मोशन है वो कैसा है, आवर मोशन इज यूनिफॉर्म। ठीक है ना, सॉरी यूनिफॉर्म नहीं, मोशन इज विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ रहे हो, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में अंतर है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होता है, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे प्रोसीड करें इससे पहले एक बात हमें ध्यान रखना है कि गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर क्या होती है। व्हाट इज गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है ना, गैलीलियोज लॉ ऑफ स्क्वायर्स एंड ऑड नंबर्स। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ध्यान देना, और जो दूसरा इक्वेशन है वो है एस nth इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। ये क्लियर है, तो दो इक्वेशन है हमारे पास, पहला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा है s इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, मतलब यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इफ इनिशियल वेलोसिटी जिसको u से सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं u इक्वल टू जीरो, देन उस केस में s जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा, क्योंकि s इज इक्वल टू u तो गायब हो गई ut की वजह से, और हाफ और a कांस्टेंट है। इफ u इज इक्वल टू जीरो एंड a इक्वल टू कांस्टेंट, इस बात को ध्यान रखना, इफ u इज इक्वल टू जीरो एंड a इज इक्वल टू कांस्टेंट, देन s इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। s किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है ना, तो एस nth जो है हम मतलब s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो जाएगी, और एस nth की बात करें हम लोग एस nth की, तो वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, 2n माइनस 1। ये समझना, जहां पे n वो nth सेकंड है। ये s क्या होती है, दिस s इज, ठीक है ना, डिस्टेंस कवर्ड अप टिल tth सेकंड, t सेकंड बोलो या nth सेकंड बोलो, अगर मैं इसको n लिख करके बोल दूं, हाफ ए एन स्क्वायर, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, जहां n नंबर ऑफ सेकेंड्स है, तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर बोल सकता हूं, और यहां पे लिख सकता हूं यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। तो यहां s प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, तो ये n स्क्वायर जो आपको दिख रहा है यहां पे, ये ध्यान देने वाली बात है, s प्रोपोर्शनल टू यहां पे n स्क्वायर हो गया है। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये वाली s क्या है, दिस इज डिस्टेंस कवर्ड अप टिल nth सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड अप टिल nth सेकेंड, ये nth सेकेंड तक कवर की गई डिस्टेंस है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। अब इन दोनों का अंतर समझना आप लोग, इसको हम बोलते हैं गैलीलियोज लॉ ऑफ स्क्वायर, इसको क्या बोला जाता है, गैलीलियोज लॉ ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर लॉ, गैलीलियोज लॉ ऑफ स्क्वायर्स, और इसको बोला जाता है गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। तो इन दोनों का मतलब क्या है, इस बात को समझना आप लोग बहुत कायदे से कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है ना, सपोज
कि कोई पार्टिकल यहां से स्टार्ट करती है, इस बात को समझना कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। पार्टिकल यहां से स्टार्ट करती है चलना, ये फर्स्ट सेकंड है, मान लो ये सेकंड सेकंड है, ये थर्ड सेकंड है, ठीक है ना, ये मान लीजिए कि आपके पास फोर्थ सेकंड है, एंड सो ऑन, ऐसे चलती जाती है पार्टिकल। लेकिन कंडीशन क्या है पूरी की पूरी मोशन की? कंडीशन यह है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होना चाहिए और एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो यहां से अगर कोई पार्टिकल स्टार्ट कर रही है, कोई पार्टिकल अगर यहां से स्टार्ट कर रही है और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगी फर्स्ट सेकंड में, जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो फर्स्ट सेकंड में, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब कि जो फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कवर की उसने, इज टू, जो मैं इधर नीचे बना दे रहा हूं, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड इज टू सेकंड सेकंड इज टू थर्ड सेकंड इज टू फोर्थ सेकंड एंड सो ऑन nth सेकंड में उसकी जो वैल्यू हो जाएगी। और डिस्टेंस कवर्ड ये अप टिल की यहां बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों में अंतर समझना क्या है, ये फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट सेकंड तक देखो, यहां पे मैं 1 सेकंड लिख रहा हूं, यहां लिख रहा हूं 1 सेकंड, यहां मैं लिख रहा हूं 2 सेकंड, ये 1 सेकंड हो गया, ये थोड़ा ऊपर लिख देता हूं इसको, ये 1 सेकंड हो गया, ये 2 सेकंड हो गया, ये 3 सेकंड हो गया, ठीक है ना, ये 4 सेकंड हो गया एंड सो ऑन। जो 0 सेकंड से लेकर के 1 सेकंड वाला टाइम होता है फर्स्ट सेकंड कहलाता है, 1 सेकंड से 2 सेकंड वाला जो टाइम है वो सेकंड सेकंड कहलाता है, 2 सेकंड से 3 सेकंड वाला जो टाइम है वो थर्ड सेकंड कहलाता है, 3 सेकंड से 4th सेकंड वाला जो टाइम है वो 4th सेकंड कहलाता है एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो चीज लिखी हुई है 0 से 1 सेकंड तक की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, अगर हम उसको बोलते हैं कि मान लीजिए कि वो x मीटर है, मान लीजिए कितनी है वो x मीटर, तो 1 सेकंड से 2 सेकंड तक जो होगी वो 3x मीटर हो जाएगी। अगर ये x मीटर है तो ये 3x मीटर। 2 सेकंड से 3 सेकंड तक जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 5x मीटर। 3 सेकंड से 4 सेकंड तक जो होगी वो 7x मीटर होगी। और इसका मतलब ये है कि n सेकंड से लेकर के, आप ऐसे बोल सकते हो, n-1 सेकंड से लेकर के n सेकंड वाली जो होगी, n-1 सेकंड से लेकर n सेकंड वाली, ये जो हो जाएगी ये हो जाएगी 2n-1 इंटू x मीटर, ठीक है ना, 2n-1 इंटू x मीटर, ठीक है ना। ये गैलीलियोस लॉ ऑफ स्क्वायर होता है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उस केस में जो बॉडी है वो कितनी डिस्टेंसेस ट्रैवल करती है सबसीक्वेंट सेकंड्स में। अगर पहले सेकंड में मान लो कि उसने 1 मीटर ट्रैवल किया है, तो नेक्स्ट सेकंड में, नेक्स्ट सेकंड तक नहीं, नेक्स्ट सेकंड में खाली वो 3 मीटर ट्रैवल करेगी। उसके बाद वाले नेक्स्ट सेकंड में वो 5 मीटर ट्रैवल करेगी, उसके बाद वाले नेक्स्ट सेकंड में 7 मीटर, उसके बाद वाले नेक्स्ट सेकंड में 9 मीटर एंड सो ऑन। अगर x ट्रैवल किया है तो 3x, 5x, 7x और n-1 से n, इसको nth सेकंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? nth सेकंड। तो nth सेकंड में कितनी कवर करेगी? 2n-1 इंटू x। लेकिन 0 से 1 सेकंड तक अगर वो x मीटर कवर करती है, तो 0 से 2 सेकंड तक, मतलब अप टिल, तो 0 से 2 सेकंड तक वो कितना कवर करेगी? तो x प्लस 3x दैट इज 4x मीटर। कितना कवर करेगी? 4x मीटर, ठीक है ना। फिर अगर मैं बात करूं 0 से लेकर के 3 सेकंड्स तक, ठीक है ना, 0 से लेकर 3 सेकंड्स तक, तो इट इज 4x प्लस 5x, यानी कितना कवर कर लेगी? 9x मीटर। वैसी बात करूं अगर मैं 0 से लेकर के 4 सेकंड तक, तो कितना हो जाएगा? 9x प्लस 7x, यानी कितना कवर कर लेगी वो? 16x मीटर, ठीक है ना। और 0 से लेके n सेकंड तक की अगर मैं बात करूं, 0 से लेकर के n सेकंड तक कितनी कवर कर लेगी? तो n स्क्वायर मीटर कर लेगी। कितनी कर लेगी ये? n स्क्वायर x मीटर। तो ये ध्यान देने वाली बात है। दिस इज नोन एज गैलीलियोस लॉ ऑफ स्क्वायर। देखो स्क्वायर होता जा रहा है ना, यहां नीचे तो ऑड नंबर आ रहे थे 1, 3, 5, 7, तो गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर है। ये जो चीज लिखी हुई है दिस इज नोन एज गैलीलियोस लॉ ऑफ स्क्वायर्स। अब गैलीलियोस लॉ ऑफ स्क्वायर क्या होता है ये ध्यान रखना है। तो अप टिल में काम आता है। 0 से 1 सेकंड तक अगर उसने 1 मीटर कवर किया है, तो 0 से 2 मीटर तक 2 का स्क्वायर 4,
0 से 3 मीटर तक 3 का स्क्वायर 9, 0 से 4 मीटर तक 4 का स्क्वायर 16, 0 से 5 मीटर तक 5 का स्क्वायर 25, ऐसे कवर करेगी। तो 0 से n सेकंड तक तो n का स्क्वायर n स्क्वायर। तो गैलीलियोस लॉ ऑफ स्क्वायर तब काम आता है जब आपको 0 से वहां तक देखना होता है, लेकिन गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर तब काम आता है जब उस पर्टिकुलर सेकंड में देखना होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि द डिस्टेंसेस कवर्ड इन द, इफ गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर क्या है, व्हाट इज नाउ गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर एंड गैलीलियोस नंबर ऑफ गैलीलियोस लॉ ऑफ स्क्वायर्स, अगर मैं लिखूं यहां पे, तो गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, Galileo's law of odd numbers states that if initial velocity of the particle is 0 and acceleration is equal to constant, okay, then the distance covered by the body in subsequent seconds will be in the ratio 1:3:5:7 and so on। ठीक है ना, सबसीक्वेंट सेकंड्स में, यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, मतलब इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, ठीक है ना, एंड डिस्टेंस कवर्ड अप टिल सबसीक्वेंट सेकंड्स विल बी, ठीक है ना। ये क्या बोलता है, ये गैलीलियोस लॉ ऑफ स्क्वायर के लिए अब मैं लिख देता हूं। तो गैलीलियोस लॉ ऑफ स्क्वायर स्टेट्स दैट, गैलीलियोस लॉ ऑफ स्क्वायर स्टेट्स दैट द डिस्टेंस कवर्ड इन द subsequent seconds, या इन द subsequent नहीं, up till the distance covered up till the successive seconds, up till the successive seconds or successive time intervals। अब ये up till की बात हो रही, 0 से 1, फिर 0 से 2, फिर 0 से 3 and so on। तो up till the successive time intervals are in the ratio 1:, किस रेशियो में होते हैं, सो आर इन द रेशियो 1:4:9:16 एंड सो ऑन। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि डिस्टेंस कवर्ड जो होती है इन सक्सेसिव सेकंड्स, दैट इज 1:3:5:7 एंड सो ऑन, इन मतलब इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, उसका रेशियो तो ऑड नंबर के हिसाब से आता है, लेकिन यहां तक, फिर 0 से यहां तक, फिर 0 से यहां तक, फिर 0 से यहां तक, इसका रेशियो स्क्वायर के फॉर्म में आता है 1:4:9:16 एंड सो ऑन। ठीक है, तो होपफुली ये गैलीलियोस नंबर और लॉ ऑफ ऑड नंबर्स क्लियर है एंड गैलीलियोस लॉ ऑफ स्क्वायर्स आप लोगों को, क्योंकि ये वाली चीज हम लोग अभी मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे, उसमें भी इसको हम लोग को यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने काफी सारी थ्योरी पढ़ ली है, अब हम लोग मूव करते हैं मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर मोशन अंडर ग्रेविटी जो है वो भी मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ही पार्ट है। ओके, तो होपफुली ये वाली जो चीज है इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये क्लियर है आप लोगों को। ठीक है ना, तो अब हम लोग यहां से आगे प्रोसीड कर रहे हैं मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे। तो हमारे पास पहला ये जो क्वेश्चन है ये कुछ इस तरह से यहां पे गिवन है कि अ पार्टिकल मूव सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर वैरीज विद टाइम एज r इज इक्वल टू a cos ओमेगा t i कैप एंड a sin प्लस a sin ओमेगा t j कैप। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। फिर बोल रहा है द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t एंड द स्पीड एट एनी इंस्टेंस। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सबसे पहले जो वेलोसिटी होती है हमने पढ़ा था dr/dt होती है। तो d ऑफ r की जगह पे क्या लिखोगे, a cos ओमेगा t i कैप प्लस a sin ओमेगा t j कैप बाय dt। यानी यहां से आप किसको बाहर ले लोगे, ठीक है ना, तो यहां से देखो आप बाहर ले लोगे a और cos ओमेगा t की जगह पे जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, आई कैप और ओमेगा वाला ओमेगा यहां बाहर आ जाएगा, चेन रूल पढ़ाई आपने। और ए साइन ओमेगा टी का क्या लिखोगे, प्लस
ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, ये क्लियर है आप लोगों को। तब ये वेलोसिटी, बस आपने इसको डिफरेंशिएट किया, इसका डिफरेंशिएशन तो क्लियर होगा ही आप लोगों को। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखो डिफरेंशिएशन में क्या होगा, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, लेकिन जो वेरिएबल के साथ वाला कांस्टेंट होता है बाहर निकल आता है। तो ए तो वैसे का वैसे है, कॉस की जगह पे माइनस साइन ओमेगा टी और साइन के साथ वाला ओमेगा बाहर आ गया। साइन ओमेगा टी में क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा यहां से कहां आ जाएगा, बाहर भी आ जाएगा। तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। अब v इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, v एट t इक्वल टू 0। तो v एट t इज इक्वल टू 0 में क्या लिखोगे, माइनस ए ओमेगा साइन 0 इंटू टी आई कैप, प्लस फिर से क्या लिखोगे, ए ओमेगा कॉस 0 इंटू टी जे कैप। ये चीज लिखोगे आप लोग। तो ये वाली पार्ट तो 0 हो गई आपकी, क्योंकि साइन 0 0 होता है, पर क्योंकि कॉस 0 1 होता है, यानी हमारा आंसर आ गया ए ओमेगा जे कैप, क्योंकि cos 0 1 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ए ओमेगा जे कैप। अब नेक्स्ट पार्ट जो इसमें बोल रहा है आपको, पॉइंट नंबर बी जो है, दैट इज द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम। तो जो एंगल आप कैलकुलेट करोगे वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर के बीच में, तो इसका फॉर्मूला होता है cos इनवर्स ऑफ r डॉट v अपॉन मॉड ऑफ r इंटू मॉड ऑफ v। वेक्टर में पढ़ा है आप लोगों ने, दो वेक्टर के बीच का जब एंगल निकालना होता है तो हमेशा ये फॉर्मूला यूज करते हैं, cos इनवर्स ऑफ a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ v। अगर नहीं पता होगा तो इस फॉर्मूले को लिख लेना। तो सबसे पहले r डॉट v अगर मैं पता करूं, r डॉट v, अब डॉट प्रोडक्ट जब पता करते हैं तो केवल हम लोग कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं सामने वाले। तो r में जो कॉन्स्टेंट है वो क्या है, a, मतलब अगर आप कांस्टेंट को देखोगे यहां पे, तो a cos ओमेगा t जो आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है ना, इनटू यहां पे क्या मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कि i कैप वाला जो कंपोनेंट होता है, ठीक है ना, उसको इसके i कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब r डॉट v में। तो ये हो जाएगा a cos ओमेगा t इंटू माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t, ठीक है ना, एंड प्लस फिर से मैं क्या लिखूंगा, a साइन ओमेगा t, a साइन ओमेगा टी इंटू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इंटू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि मान लो कि आपके पास a डॉट b मान लो करना होता दो वेक्टर का, मान लो हमारे पास वेक्टर है ax i कैप प्लस ay j कैप, और फिर है हमारे पास bx डॉट करना है bx i कैप और by j कैप। तो हम लोग क्या करते हैं, ax इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई, यही तो होता है डॉट प्रोडक्ट, ax इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई। तो वही किया मैंने, ax इंटू बी एक्स, क्योंकि ये रेडियस वेक्टर लिखा हुआ है हमारे पास और ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो r डॉट v कर रहा हूं, तो ax इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई। और वो किया जब, तो दोनों ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो सेम लिखा, बट इसमें माइनस है केवल, तो यानी कि ये दोनों कट के क्या हो गए, 0। तो यानी कि हमारा आंसर आ गया cos इनवर्स ऑफ, अब न्यूमरेटर ही 0 हो गया तो डिनोमिनेटर का कोई मतलब है नहीं, तो cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0, यानी हमारा आंसर आ गया 90 डिग्रीज पाई बाई 2 जिसको बोल सकते हो। यानी कि वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना आ रहा है हमारे पास, द एंगल इज 90 डिग्रीज। The angle in between position vector and velocity vector of the particle is 90 degrees। अब बोल रहे speed at any instant, तो speed के लिए आपको क्या करना होता है, तो magnitude of velocity कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये हमारे पास velocity है, speed क्या होती है, magnitude of velocity, ठीक है ना। speed is at any instant is what, magnitude of velocity। तो ये तो वेलोसिटी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि यहां पे क्या लिखा हुआ है बताओ, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये चीज लिखी हुई है ना। यहां पे क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लो तो अंदर लिखा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, वो 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए ओमेगा। सो दिस इज आवर स्पीड, सो स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज ए ओमेगा, ठीक है ना।
तो इस बात को हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है। तो होपफुली ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। देखो, दो चीजें आपको परेशान कर सकती हैं फिजिक्स में, स्पेशली काइनेमेटिक्स वगैरह मैकेनिक्स में। एक है अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती है, और दूसरी चीज अगर आपको वेक्टर्स नहीं आती है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर्स की भी क्लासेस चाहिए आपको फिजिक्स महातोड़ में, ठीक है ना? अदरवाइज आप परेशान रहिएगा, ठीक है? तो होपफुली अब ये वाला क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये तो वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है। अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स एन एंगल थीटा इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड v, ठीक है ना? फाइंड ए में चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन इन द कर्व, ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, ये वाला एंगल थीटा है आपके पास, ठीक है? अब यहां पे जो v1 की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड वाइज v1 भी हमारे पास v है, मैग्नीट्यूड वाइज v1 भी v है, और v2 का भी जो मैग्नीट्यूड है वो तो क्या है, v है, पर डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए इसको v1 नाम दिया जा रहा है और इसको v2 नाम दिया जा रहा है। तो बोल रहा है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कैलकुलेट करना है, यानी कि v2 माइनस v1 कैलकुलेट करना है, ठीक है ना? चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है ना? तो चेंज इन मैग्नीट्यूड, इनफैक्ट चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। डायरेक्शन तो आपको यहां से डायरेक्शन तो हमें पता नहीं है कौन सी ये डायरेक्शन कहला रही है, ठीक है ना? तो मैग्नीट्यूड पता करना है। तो मॉड ऑफ v2 माइनस v1 पता करना होगा। तो इट इज अंडर रूट ऑफ v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा। लेकिन v2 का जो मैग्नीट्यूड है वो भी v है और v1 का जो मैग्नीट्यूड है वो भी v है। तो यानी कि मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, मॉड ऑफ v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा, जिसमें 2v स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे और अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। इस बात को समझना, 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा रट लेना इसको, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, एंड 1 प्लस कॉस थीटा जो होती है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होती है। तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 2v स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अब देखो ये 2 इंटू 2 तो हमारे पास क्या हो गया, यहां पे अगर आप देख रहे हो तो ये 2 इंटू 2 तो 4 हो गया, तो 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अगर आप अंडर रूट से बाहर निकालते हो तो हो जाएगा 2v साइन थीटा बाई 2। तो ये ध्यान देने वाली बात है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज 2v साइन थीटा बाई 2। यहां पे मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ठीक है ना? इसको एज अ फॉर्मूला याद रख लेना। पार्टिकल क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा, अगर मैं बोलूं चेंज इन स्पीड की बात करूं, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड इस क्वेश्चन में, चेंज इन स्पीड दैट इज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो इसका आंसर 0 होगा, ठीक है ना? चेंज इन स्पीड नहीं हुआ, जो स्पीड यहां पे थी वही स्पीड यहां पे थी, बट चेंज इन वेलोसिटी 0 नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना, इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वेलोसिटी बदल गई है। क्यों बदली है, क्योंकि इसका डायरेक्शन बदल गया है, और क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी 0 नहीं है, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज ऑल्सो नॉट 0। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, in fact magnitude of change in velocity is, magnitude of change in velocity is equal to 2v sin theta by 2। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2v sin theta by 2। तो इस क्वेश्चन में चेंज इन स्पीड यानी चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एग्जाम में इन शब्दों पे ध्यान देना, चेंज इन स्पीड यानी चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो 0 है, पर चेंज इन वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो वो 0 नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, और क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी 0 नहीं है तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं होगा। तो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो होगा कितना, 2v साइन थीटा बाई 2, ठीक है ना? अब एवरेज एक्सेलरेशन, अगर मैं बोलूं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, क्योंकि चेंज इन स्पीड 0 है, चेंज इन स्पीड 0 है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना है आप लोगों को। एज चेंज इन स्पीड इज इक्वल टू 0, चेंज इन स्पीड इज इक्वल टू 0, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ
स्पीड इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, या आप ऐसे बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज 0। ठीक है ना, बट एज ये वाली जो चीज लिखी है मैग्नीट्यूड ऑफ, या एज चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट 0, एज चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर ध्यान देने वाली बात है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं, दैट इज, इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज नॉट 0। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन होगा कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी तो कितनी है, 2v sin थीटा बाई 2, अभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने। और डेल्टा टी की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा, तो समय जो लगेगा, ये जो डिस्टेंस होगी डिवाइडेड बाय स्पीड, और ये डिस्टेंस है कितनी, तो आपको पता है कि ये जो आर्क लेंथ होगी वो थीटा इंटू रेडियस होगी, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस होगी थीटा इंटू आर। थीटा इंटू रेडियस ही हमारी आर्क लेंथ होती है, तो थीटा इंटू आर एंड डिवाइडेड बाई, अगर मैं वेलोसिटी कर दूं, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, तो वो हमें टाइम मिल जाएगा। तो टाइम, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है हमारी, वेलोसिटी मतलब स्पीड, तो टाइम इज इक्वल टू थीटा आर बाई स्पीड, जो स्पीड v है। तो इतना टाइम लगेगा यहां से यहां तक आने में, तो यानी कि जो टाइम हो जाएगा इट इज थीटा आर बाई v। तो इस v को ऊपर ले जाकर के लिख सकता हूं, देयरफॉर एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा 2v स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा आर। तो इस बात को ध्यान रखना है आप लोगों को कि कभी भी जब पार्टिकल थीटा एंगल घूम जाती है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, जो मैं फिर से आपको बता रहा हूं, कभी भी जब पार्टिकल थीटा एंगल रोटेट होती है लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही होती है, मतलब अगर उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा होता है, इस बात को ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं, अगर पार्टिकल थीटा एंगल रोटेट होती है, चाहे कार 90 डिग्रीज घूम गई थी उस क्वेश्चन में, या तो कहीं पर भी पार्टिकल अगर थीटा एंगल रोटेट होती है, लेकिन अगर उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, अगर स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी उसकी वेलोसिटी के, या उसकी आप बोल सकते हो उसके वेलोसिटी का चेंज का मैग्नीट्यूड जो है वो 0 नहीं होता है। इस बात को समझना है, भले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है, और क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई है, देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होगा। सो व्हेन अ पार्टिकल rotates in a circle, or when a particle moves through an angle theta with constant speed, then magnitude of change in velocity of the particle is given by 2v sin theta by 2। समझना इस बात को, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 2v sin थीटा बाई 2, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज 2v स्क्वायर sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा आर। जो टर्म्स थे उन टर्म्स को बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं हम लोग, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, इसको मैं देखो बेसिकली आपको तब करा था जब मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ रहे होते हैं, बट डेफिनेटली अभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन में भी मैंने आप लोग को एक्सेलरेशन का कंसेप्ट तो बताया कि dv बाई dt वगैरह होता है, तो इसको हम लोग यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन का कंसेप्ट आप लोग को फिलहाल पता है कि इट इज dv बाई dt, सो यू कैन इजिली सॉल्व इट, ओके। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली एट टाइम t is equal to 0 such that the velocity v changes with time t according to the equation v is equal to t square minus t, where t is in seconds and v is in meter per second, okay। Find the time interval for which the particle retards, वो टाइम इंटरवल हमें पता करना है जिसके लिए पार्टिकल का रिटार्डेशन होता है। अब रिटार्डेशन पता है कब होता है, जबकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलग अलग डायरेक्शन में हो, या तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट है वो वेलोसिटी के दूसरे डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। अगर
एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ, तो इसका मतलब ये है फॉर द पार्टिकल टू रिटार्ड v डॉट ए मस्ट बी नेगेटिव। v डॉट ए को नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी लेस देन 0 होना पड़ेगा। देखो, अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन कहीं इधर है, तो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में आएगा और वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। यानी कि अगर एंगल थीटा 90 डिग्री से कम हुई तो वेलोसिटी बढ़ेगी टाइम के साथ, लेकिन वही अगर एंगल थीटा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री से ज्यादा हुआ तो एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट है वो पीछे आएगा और वेलोसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी कम होती जाएगी। ठीक है ना, तो इस बात को हम लोग को यहां पे ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं यहां पे। तो v डॉट ए मस्ट बी लेस देन 0 फॉर द पार्टिकल टू रिटार्ड v डॉट ए मस्ट बी लेस देन 0, क्योंकि v डॉट ए क्या होगा, मॉड ऑफ v मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। रिटार्ड होने के लिए एंगल थीटा 90 से बड़ा होता है, तो एंगल थीटा अगर 90 से बड़ा होगा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि कॉस अगर 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे 90 से 180 के बीच में कॉस थीटा क्या होती है, हमारी नेगेटिव होती है। तो इस बात को हम लोग को यहां पे ध्यान रखना है। तो v डॉट ए मस्ट बी नेगेटिव, ठीक है ना, एज एंगल इन बिटवीन v एंड a, ये जो एंगल लिख रहा हूं, एंगल इन बिटवीन v एंड a मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्रीज। ठीक है ना, तो अब हम लोग आगे यहां प्रोसीड करते हैं। तो v तो हमें क्या गिवन है, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी, यहां पे v इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी गिवन है, एंड जो एक्सेलरेशन होगा इट इज dv बाई डी टी। तो dv बाई डी टी अगर मैं करूंगा तो टी स्क्वायर माइनस टी, ये जो लिखा हुआ आपके सामने, तो टी स्क्वायर के लिए 2t हो जाएगा और t के लिए 1 हो जाएगा। तो अब अगर हम v डॉट ए की बात करें यहां पे, तो v डॉट ए अगर मैं यहां पे लिखूं तो इट इज टी स्क्वायर माइनस टी इंटू 2t माइनस 1, और इसको क्या होना होगा, लेस देन 0 होना होगा। ठीक है ना, ऐसे भी आप लिख सकते हो कि टी स्क्वायर माइनस टी इंटू 2t माइनस 1 मस्ट बी लेस देन 0। अब ये चीज है यहां पे, इसको चाहो तो अब थोड़ा सा ओपन कर सकते हो, t को कॉमन ले लो, तो t इंटू t माइनस 1 इंटू 2t माइनस 1 मस्ट बी लेस देन 0। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि टाइम तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो इसको हम हटा सकते हैं। इनइक्वालिटी का नियम होता है, जो चीज नेगेटिव नहीं हो सकती है उसको हम लोग दूसरे साइड पे मूव करा सकते हैं, 0 वाले साइड पे। तो t को तो इधर गायब कर दिया, तो देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया, t माइनस 1 इंटू 2t माइनस 1 मस्ट बी लेस देन 0। इसको 0 से कम होना पड़ेगा। अब 0 से कम होने का मतलब क्या है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 से कम है, t माइनस 1 और 2t माइनस 1 का, इसका मतलब या तो 2t माइनस 1 नेगेटिव हो, t माइनस 1 पॉजिटिव हो, किसी एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव होना पड़ेगा। दोनों नेगेटिव हो गए तो भी लेस देन 0 नहीं होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और दोनों पॉजिटिव हो गए तो भी लेस देन 0 नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस बात को हमें यहां पे ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो देयरफॉर हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, दो ऑप्शंस है, आइदर t माइनस 1 इक्वल टू नेगेटिव एंड 2t माइनस 1 इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है ना, और t माइनस 1 इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड 2t माइनस 1 इक्वल टू नेगेटिव। तो ये हमारे पास, तो अब पहले वाले ऑप्शन में देखो t माइनस 1 क्योंकि नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो t जो होगी इट इज लेस देन 1, t जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लेस देन 1, और 2t माइनस 1 क्योंकि पॉजिटिव है, 2t माइनस 1 जो है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है ना, 2t माइनस 1 पॉजिटिव है, यानी 2t माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यानी 2t जो है वो ग्रेटर देन 1/2 है। देयरफॉर 2t जो है ग्रेटर देन 1/2 है, सॉरी t ग्रेटर देन 1/2 है। तो यानी कि पहले वाले ऑप्शन के अनुसार जो हमारा आंसर आएगा, पहले वाले ऑप्शन के अनुसार, ये जो पूरा पहला वाला ऑप्शन है, इसके अनुसार हमारा आंसर क्या आना चाहिए कि t को 1 से तो कम होना चाहिए। आप देख सकते हो t को 1 से कम होना पड़ेगा, लेकिन t को 1/2 से ज्यादा होना पड़ेगा। यानी हमारा जो आंसर है उसमें t जो है वो क्या होनी चाहिए, हमारा जो आंसर उसमें t की जो वैल्यू हो क्या होनी चाहिए, t मस्ट बी ग्रेटर देन 1/2 एंड लेस देन 1।
तो ये हमारा आंसर आना चाहिए टी का। लेकिन दूसरे वाले ऑप्शन के अनुसार इसमें अगर t-1 को पॉजिटिव लिया गया है, तो क्योंकि t-1 पॉजिटिव है यानी t-1 ग्रेटर देन 0, मतलब कि t इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, देयरफॉर t इज ग्रेटर देन 1। और 2t-1 क्योंकि नेगेटिव है, 2t-1 इज नेगेटिव 0, मतलब लेस देन 0, तो देयरफॉर 2t मस्ट बी लेस देन 1 और t मस्ट बी लेस देन 1/2। यानी यहां का जो आंसर आएगा t लेस देन 1/2 का मतलब समझ रहे हो, t कहां से कहां तक हो सकती है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 1/2 तक। t होगी कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से 1/2, एंड t ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो गया, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो ये जो सेकंड वाला हमारा ऑप्शन है, इस बात को समझना, ये वाला जो हमारा केस है, इसके अनुसार जो t की वैल्यू होगी, t कहां से कहां तक बिलोंग करेगी, तो t जो है बिलोंग करेगी माइनस इनफाइनाइट से लेके 1/2 तक के बीच का कोई नंबर, एंड फिर हम क्या बोलेंगे 1 से लेकर के इनफाइनाइट। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो t कहां से कहां तक बिलोंग कर सकती है, t बिलोंग टू 1/2 से 1, t या तो 1/2 से 1 तक जा सकती है। इस बात को समझना आप लोग, t जो है वो कहां से कहां तक जा सकती है, तो यहां पे देख सकते हो आप लोग कि t जो है वो कहां से कहां तक जा सकती है, t जो है वो 1/2 से लेके 1 तक जा सकती है। या तो t की आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट से 1/2 एंड 1/2 से इनफाइनाइट। समझना, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आप हमें वो वैल्यू ऑफ टाइम बताइए जिसमें कि पार्टिकल रिटार्ड हो रहा है। तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस आए हैं। पहला ऑप्शन है टाइम का, वो ये है कि टाइम जो है 1/2 से 1 सेकेंड जब होगा, मतलब 1/2 से 1 सेकेंड के बीच में पार्टिकल रिटार्ड होगा। और दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है कि नहीं, पार्टिकल माइनस इनफाइनाइट से 1/2 सेकेंड्स तक रिटार्ड होगा, फिर 1/2 से 1 सेकेंड तक कुछ और होगा, एक्सेलरेट होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, फिर 1/2 से इनफाइनाइट के लिए, सॉरी 1/2 नहीं, 1 से लेकर के इनफाइनाइट के लिए, t ग्रेटर देन 1 था ना, तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट के लिए फिर वो क्या होगा, वापस रिटार्ड होगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो ये सही हो सकता है और या तो ये सही हो सकता है। इस बात को समझना है, ठीक है ना, या तो ये सही हो सकता है और या तो ये सही हो सकता है। तो अब कैसे चेक करेंगे, तो हम माइनस इनफाइनाइट से 1/2 के बीच में कोई वैल्यू उठा लेंगे। तो माइनस इनफाइनाइट से लेके 1/2 के बीच में कोई भी वैल्यू हो गई, जैसे माइनस इनफाइनाइट से 1/2 दैट इज 1/4 ले लो, और इसको उठा करके यहां प्लेस कर देंगे। तो अगर इसको उठाकर यहां प्लेस कर रहे हैं तो क्या आएगा, 1/4 - 1 इंटू 2 इंटू 1/4 - 1, तो 1/4 - 1 हो गया, ये कितना हो गया ये बताओ, दिस -3/4 एंड इंटू -1/2 आ गया। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेस देन 0 नहीं हुआ, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। और इसके बीच में 1/2 और 1 के बीच में कोई नंबर उठा करके डाल के देख लेना, मान लो 3/4 है 1/2 1 के बीच में, तो आपका आंसर सही आ जाएगा। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज 1/2 to 1, देयरफॉर पार्टिकल रिटार्ड्स for the time interval 1/2 to 1 seconds, यानी 1/2 से 1 सेकंड के बीच में पार्टिकल रिटार्ड होता है। इस क्वेश्चन को वापस रिपीट करके आप लोग देख लेना कि कैसे मैंने सॉल्व किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि एलिमेंट्री क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन की साइज तो आपको छोटी दिख रही होगी, हालांकि इस क्वेश्चन हमने रीड कर दिया था, आपको तो सॉल्यूशन के साइज से मतलब होना चाहिए, ठीक है ना। सो होपफुली ये वाला क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a particle with uniform acceleration from A to B along a straight line has velocities v1 and v2 at A and B respectively. Point A पे velocity v1 है and point B पे जो velocity है वो v2 है। If C is the midpoint between A and B, C जो है midpoint है A and B के बीच में, then determine the velocity at the point C in the figure. इस चीज को हमें डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट हो जाते हैं इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उसको आपको एज ए रिजल्ट भी याद रखना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट।
तो मान लीजिए कि यहां पे इसका बोल रहा है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, ठीक है ना। तो इस बात को हम लोग यहां पे ध्यान रखना है कि मान लो यहां v1 है और यहां की वेलोसिटी v है, तो फॉर द मोशन इन बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी के बीच का जो मोशन है, इसके लिए आप लोग क्या लिखोगे, तो वेलोसिटी एट सी स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी एट ए स्क्वायर, दैट इज v1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, मान लेते एक्सेलरेशन a है, इंटू यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो x/2 है, तो इंटू x/2, तो दिस इज वेलोसिटी एट सी स्क्वायर। और अब वेलोसिटी जो है हमारे पास, वेलोसिटी एट सी हमारी v है सिंपली, फॉर द मोशन इन बिटवीन, अब अगर बात करूं फॉर द मोशन इन बिटवीन सी एंड बी, तो सी एंड बी के बीच का जो मोशन है ये भी यहां पे x/2 डिस्टेंस है, तो आप क्या लिखोगे इसमें, देखो फॉर द मोशन इन बिटवीन ए एंड सी, तो सी हमारी फाइनल पॉइंट है और ए इनिशियल पॉइंट है, लेकिन फॉर द मोशन इन बिटवीन सी एंड बी, बी हमारी यहां पे फाइनल पॉइंट है और सी इनिशियल पॉइंट है, और हम लोग यूज कर रहे हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू vc स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू x/2, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब इसको बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अगर हम लोग इसको बहुत इजीली सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, यहां पे आप देख सकते हो, अगर हम लोग इसको बहुत इजीली सॉल्व करके देखें तो vc की वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगी, vc स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब अगर आप यहां पे vc स्क्वायर यहां पे उसको उठाकर अगर आप प्लेस करोगे तो vc स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू क्या लिखा हुआ है, x/2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहां पे एक चीज देखो, ध्यान दो यहां पे या यहीं पे देखो, vc स्क्वायर अगर उधर ले जाओ, ठीक है ना, माइनस vc स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर की ओर आपके पास क्या आ जाएगा, v2 स्क्वायर मतलब माइनस v2 स्क्वायर प्लस 2ax2 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चीज को देखो मैं इधर की ओर ले जा रहा हूं, इधर, तो इस चीज को अगर मैं इधर ले आकर के लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस vc स्क्वायर इक्वल टू, और फिर आप क्या लिखोगे यहां पे, माइनस v2 स्क्वायर, क्योंकि उधर ले जाओगे, प्लस 2ax/2 लिखोगे, ये 2 से 2 काट ही दो इधर। अब माइनस अगर आप कॉमन लेके काटते हो दोनों साइड पे, तो इधर हो जाएगा vc स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस ax, सॉरी माइनस ax, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। तो यहां पे पहले वाले इक्वेशन में तो हमारे पास क्या आ रहा है, vc स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस ax, और दूसरे वाले इक्वेशन में आ रहा है vc स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस ax, vc स्क्वायर इक्वल टू v2 स्क्वायर माइनस ax। तो ये ax से x कट गया यहां पे। अब देखो 2vc स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, तो vc स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 2 को उधर ले जाओ, तो देयरफॉर हमारा आंसर आ गया, देयरफॉर vc इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2, दिस इज आवर आंसर। यानी कि अगर पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, पार्टिकल अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, और अगर यहां वेलोसिटी v1 है और यहां वेलोसिटी v2 है, तो मिड पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। इसको आप एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो होपफुली ये वाला जो क्वेश्चन है क्लियर है आप लोगों को। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिखे ही अच्छे से, होपफुली दिख रहा है आप लोगों को। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को, ठीक है ना। ये सब हम लोग मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। So the next question is, consider a particle initially moving with a velocity 5 meter per second starts deaccelerating at constant rate of 2 meter per second square. Okay, determine the time at which the particle becomes stationary. Find the distance traveled in the distance traveled बोल रहा है, distance traveled की बात कर रहा है, बट यहाँ पे सेकंड कौन सा है ये एक बार हम लोग चेक करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सेकंड को छूट गया है मे बी। और उसके बाद बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द थर्ड सेकंड, ये वाली चीज हमें बोल, ठीक है।
तो यहाँ पे फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द, इसको मान लेते सेकंड ही मान लेते, चलो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द सेकंड, और उसके बाद फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द थर्ड सेकंड। तो ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर देखो बेसिकली बोल क्या रहा है कि 5 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल चल रही है एंड स्टार्ट्स डीएक्सेलरेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल बिकम्स स्टेशनरी। तो इसके लिए सिंपली आप लोग क्या यूज कर लोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, इसी को तो यूज कर लोगे आप लोग। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी जब यूज करोगे आप लोग, तो v इज इक्वल टू यू, अब u की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी दिया हुआ है, पार्टिकल इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी 5, और क्योंकि डीएक्सेलरेट हो रहा तो a की जगह पे -2 लिखोगे, तो -2 इंटू टी, और बोल रहा रुकना है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहां से -5 इक्वल टू -2t, तो t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात इसके अंदर यह है कि 2.5 सेकेंड्स पे वो रुक जाएगी। अब डिस्टेंस ट्रैवल्ड की बात कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेकंड सबसे पहले तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेकंड के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, SN इक्वल टू यू की जगह पे 5 लिखेंगे, प्लस a/2, a की जगह पे हम लिखेंगे 2, ठीक है ना, -2 रैदर लिखेंगे, तो 2/2 इंटू 2n -1, ठीक है। तो यानी हो जाएगा 5 माइनस, और उसके बाद फिर क्या लिखोगे आप लोग, और उसके बाद माइनस ये 1 हो गया, -2/2, एंड 2 इंटू सेकेंड मतलब 2 -1, यानी हो जाएगा 5 इंटू -1 और 4 -1 3 हो जाएगा। तो 5 - 3 यानी कितना हो गया, 2 मीटर्स। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेकंड तो 2 मीटर्स आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन थर्ड सेकंड की बात कर रहा, उसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले से नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड नहीं देता है, ये फॉर्मूला हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। लेकिन सेकंड में पार्टिकल नहीं रुकी थी, पार्टिकल थर्ड सेकंड में रुकी है। देखो 0 से लेकर के 1 सेकंड तक को फर्स्ट सेकंड बोला जाता है, 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड तक को सेकंड, 2 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक को थर्ड सेकंड बोला जाएगा। पार्टिकल 2.5 सेकंड पे रुकी है, इस बात को समझना। पार्टिकल कहां पे रुकी है, 2.5 सेकंड पे, यानी कहां रुक गई है, थर्ड सेकंड में। थर्ड सेकंड तक पार्टिकल आगे गई थी, तब यहां से यहां गई और फिर यहां से लौट आई। तो यहां पे डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट कर पाओगे आप लोग डायरेक्टली, इस बात को समझना। डिस्टेंस डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे आप लोग, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट देगा, और डिस्प्लेसमेंट थर्ड सेकंड का 0 आ जाएगा, क्योंकि थर्ड सेकंड में पार्टिकल जितनी आगे गई है उतनी ही पीछे लौट आई है। ये फॉर्मूला अगर आप यूज कर दो थर्ड सेकंड के लिए तो आपका आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड तो 0 होगा नहीं। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अब डिस्टेंस कवर्ड यहां से यहां तक, और जितनी डिस्टेंस यहां से यहां कवर करेगी उतनी यहां से यहां तक कवर करेगी वो। तो डिस्टेंस एस हम बात करते हैं फ्रॉम कहां से कहां तक, तो हम लोग बात करेंगे कि यहां से 2 सेकंड से लेकर 2.5 सेकंड तक वो कितने डिस्टेंस कवर करेगी, ये हमें पता लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। या तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हो कि 2.5 सेकंड से लेकर के, ठीक है ना, और यहां तक कितनी वो ट्रैवल करेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये यहां पे देखो आप, यहां पे 2.5 सेकंड है और 2.5 सेकंड से लौट गई है, तो 3 सेकंड, 2.5 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक जितनी डिस्टेंस वो कवर करेगी, 2.5 सेकंड से लेकर के 3 सेकंड तक, उतनी ही डिस्टेंस उसने 2 से 2.5 सेकंड तक कवर की होगी। 2 सेकंड से रुकते रुकते 2.5 पे रुकी है, और 2.5 सेकंड से फिर स्टार्ट होकर 3 पे गई है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि। तो हम ये पता लगा लेते हैं कि 2.5 सेकंड से 3 सेकंड तक कितनी डिस्टेंस कवर की है उसने, वो बहुत इजीली पता लगा लोगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। लेकिन ध्यान देना है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। क्यों 0 होगी, क्योंकि 2.5 सेकंड पे वो रुकी है, और 2.5 सेकंड से 3 सेकंड तक उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगी जितना उसने 2 से 2.5 सेकंड तक किया था। ये कैसे मान सकते हैं हम, किसी बॉल को जब ऊपर फेंकते हैं तो जितना समय ऊपर जाने में लगता है, और ऊपर जाती है बॉल, रुकती है, फिर नीचे आती है, तो जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है, और जितना डिस्टेंस ऊपर जाती है उतनी ही डिस्टेंस नीचे आती है। तो पार्टिकल 2 सेकंड से 2.5 सेकंड तक जितनी आगे गई थी, 2.5 सेकंड से 3 सेकंड तक उतनी ही पीछे आएगी। तो अगर मैं 2.5 सेकंड से 3 सेकंड तक की डिस्टेंस निकाल लूं, और 2.5 सेकंड पे क्योंकि वो रुकी है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 2.5 सेकंड से 3 सेकंड तक की जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस 2 से 2.5 सेकंड तक की होगी। तो मैं निकाल रहा हूं 2.5 सेकंड से लेकर के 3 सेकंड तक की जो डिस्टेंस है, और क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 2.5 सेकंड पे 0 है, ठीक है ना,
u एट 2.5 सेकेंड्स, क्योंकि वो जीरो है, ठीक है ना, तो ये पूरा पार्ट जीरो हो गया, तो s इज इक्वल टू सिंपली हाफ इंटू ए की जगह पे a की वैल्यू क्या है 2 है, a इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, और t हमारी हाफ सेकेंड है, 2.5 से 3 सेकेंड तक कितनी सेकेंड है, हाफ सेकेंड, तो हाफ का स्क्वायर 1/4 हो गया, तो s इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4 मीटर आ गया। ये ध्यान देने वाली बात है। तो 2 से लेकर के 2.5 से लेकर के और 3 सेकेंड्स तक उसने जो डिस्टेंस कवर किया है उसकी वैल्यू तो 1/4 मीटर आई है, यानी 2 से 2.5 तक भी 1/4 ही कवर किया होगा, यानी टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 1/2 मीटर, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगी थर्ड सेकंड में वो कितनी हो जाएगी 1/2 मीटर हो जाएगी। तो होपफुली ये वाली चीज भी क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ कार रेस कार ए टेक्स टाइम ऑफ t सेकेंड्स लेस देन कार बी, ठीक है ना, एंड द फिनिश टू द बी टू द एट द फिनिश, ठीक है ना, ये एट द फिनिश लिखा हुआ है, and passes the finishing point with a velocity v more than car b, assuming that the cars start from rest and travel with constant acceleration, ठीक है ना, कार जो रेस्ट से स्टार्ट होकर के और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है, तो हमें यह बताना है यहां पे, ठीक है ना, हमें यह प्रूव करना है कि जो v है वो √a1 a2 इंटू टी होगी, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो ये वाला जो प्रूफ है इस बहुत इजी है, ऐसा कोई डिफिकल्ट प्रूफ नहीं है, बस ये हमें प्रूव करना है कि कार रेस है, कार रेस में हमारे पास एक कार ए जो है वो कार बी के मुकाबले टी समय कम लेती है, यानी कि टीबी माइनस टी ए इज इक्वल टू टी हो जाएगा, क्योंकि कार ए ने कम समय लिया है, कार बी ने ज्यादा समय लिया, तो टीबी माइनस टी ए इक्वल टू टी, और बोल रहा है कि एंड फिनिशेस द पासिंग या passes through the finish point with velocity v more than car b, यानी कि va माइनस vb इक्वल टू v हो जाएगा। ये समझ रहे हो आप लोग, कार b को ज्यादा समय लगा है तो tb माइनस टी इक्वल टू टी, और a की वेलोसिटी ज्यादा है तो va माइनस vb इक्वल टू v, यही क्वेश्चन का अंग्रेजी लिखा है क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब अज्यूमिंग दैट द कार्स स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, हमें यह अज्यूम करना है कि जो कार्स हैं वो रेस्ट से स्टार्ट हुई हैं एंड ट्रैवल विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 एंड a2 रेस्पेक्टिवली, शो दैट v इज इक्वल टू √a1 इंटू a2 इंटू टी, ठीक है ना। तो इस बात को हमें t अंडर के बाहर है, इस बात को ध्यान रखना। तो सबसे पहली बात कि मान लीजिए कि यहां से रेस स्टार्ट हुआ है, तो रेस स्टार्ट होगा तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी, ua इक्वल टू ub इक्वल टू 0, और ये जो डिस्टेंस दोनों के लिए सेम होगा, भाई रेस में डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, दोनों सेम डिस्टेंस चलेंगी। तो ध्यान ये रखना है कि जो वेलोसिटी होंगी फिनिश पॉइंट पे जो वेलोसिटी va होगी, इट विल बी, देखो va स्क्वायर इक्वल टू ua स्क्वायर प्लस 2ax, हम क्या लिखेंगे यहां पे, इस बात को ध्यान रखना, va स्क्वायर इक्वल टू ua स्क्वायर प्लस 2 इंटू a1 इंटू एक्स, बट ua तो जीरो है, यानी va इज इक्वल टू √2a1x, ua मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों की जीरो है, तो va इज इक्वल टू √2a1x, और सिमिलरली vb जो हो जाएगी वो √2a2x हो जाएगी। टाइम जो लगेगा तो उसके लिए आप लिखोगे xa या x इज इक्वल टू ua इंटू टी प्लस हाफ इंटू a1 इंटू टी, या ta बोल सकते हो, इंटू ta स्क्वायर। तो ua तो जीरो है, अब इस 2 को उधर ले जाओगे तो 2x बाई a1 का अंडर रूट, ये क्या हो गया ta। तो ta जो समय लगा है यहां से यहां तक का जो समय लगा है, ta इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x1 बाई a, ठीक है ना, एंड tb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिमिलरली अंडर रूट 2x2 बाई b, तो ये tb हो जाएगी, ये ta हो जाएगा और ये हमारे पास tb हो जाएगी। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस मैंने ऊपर लिखे ही हैं, तो इनकी मदद से अब हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। तो बहुत इजीली अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। पहली चीज है टीबी माइनस टी ए इक्वल टू टी, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2x2 अपॉन b अपॉन, या ऐसे बोल सकते हो, a1 होगा यहां पे a2 हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं a1 और इसको हम बोल सकते हैं a2।
तो अंडर रूट ऑफ 2x2 बाई a2 माइनस अंडर रूट 2x1 बाई a1 दिस इज इक्वल टू t, और va माइनस vb इक्वल टू v, तो va की जगह पे आप क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ 2a1x माइनस, और यहां पे फिर क्या लिखोगे, अंडर रूट 2a2x इज इक्वल टू v, ये चीज लिखोगे आप लोग। अब डिवाइड कर दो, तो जब डिवाइड करोगे आप लोग इक्वेशंस को, तो ऊपर से किसको कॉमन ले सकते हो, अंडर रूट 2x को, या अंडर रूट 2 को कॉमन ले लो, केवल अंडर रूट 2 को, या x2 और x1 तो सेम ही है, ये बात तो पता है ना आप लोगों को, क्योंकि रेस के लिए x2 x1 सेम है, तो अंडर रूट 2x ही कॉमन ले लो, ठीक है ना। और ऊपर फिर क्या आ जाएगा, 1 बाई अंडर रूट a2 माइनस 1 बाई अंडर रूट a1, और नीचे किसको कॉमन लोगे आप लोग, यहां पे अगेन अंडर रूट 2x को कॉमन ले लो, और अंदर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2, ठीक है ना, एंड दिस इज इक्वल टू t बाई v, तो अंडर रूट 2x तो गायब हो गया, तो अब यहां पे हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 माइनस अंडर रूट ऑफ a2 अपॉन, फिर से नीचे क्या लिखा हुआ है, एलसीएम अंडर रूट a1 a2, और फिर यहां पे उसके साथ साथ लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ a1 माइनस अंडर रूट ऑफ a2, यहां एलसीएम लिया तो अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2 बाई अंडर रूट a1 a2, और फिर नीचे लिखा अंडर रूट a1 माइनस अंडर रूट a2, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, दिस इज इक्वल टू t बाई v, तो यहां से आपको दिख रहा है कि ये जो v है देयरफॉर दिस v इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, तो t इंटू अंडर रूट a1 a2, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू अंडर रूट a1 a2 इंटू t, और ये हम लोगों ने बहुत इजीली प्रूव कर दिया, ठीक है। तो देखो बेसिकली इसमें तो इसी के ऊपर क्वेश्चन होंगे ना, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन में, तो गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर आएगा जो ज्यादातर मोशन अंडर ग्रेविटी में यूटिलाइज होता है, और या तो फिर इसी के ऊपर क्वेश्चन घूमते रहेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग देखो इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं, इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको डीपीपी दिया जा रहा है, डीपीपी को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, ताकि देखो काइनेमेटिक्स का लेक्चर 1 लेक्चर 2 मिलाकर के बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं टू बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, ठीक है ना। और उसके बाद ये मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, जिसमें कि तीन ही बेसिकली फंडामेंटल हमारे पास इक्वेशंस होते हैं, जिसके ऊपर पूरा का पूरा घूम रहा होता है ये, ठीक है ना, 3 या 4 बेसिकली, जिसके ऊपर पूरा का पूरे सारे क्वेश्चंस घूम रहे होते हैं। तो इसको बेसिकली जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, तो इसके लिए वो डीपीपी है, और इसके अंदर कुछ नहीं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 9th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, वही मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। तो मैं ज्यादा अब इसके ऊपर मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं, मुझे घुसना है प्राइमरली मोशन अंडर ग्रेविटी और मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन में। तो जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी और मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन में एंट्री लेंगे, ओके। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देकर के जा रहा हूं, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन सिंगुलरली ही 3 या 4 क्वेश्चन के बराबर हैं, तो उसको आप अटेम्प्ट करना, ओके। सो द क्वेश्चन इज the position vector or the position of a particle moving along x-axis is related to time t as follows, x is equal to 2t square minus t cube, okay, थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि दिखे आपको, x is equal to 2t square minus t cube where x is in meter and t is in seconds। अब a में है what is the maximum positive displacement of the particle along the x-axis and at what instant does it attain it, ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद फिर डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल, मोशन ऑफ द पार्टिकल हमें डिस्क्राइब करना है। थर्ड थिंग इज दैट व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स, फर्स्ट 3 सेकेंड्स में डिस्टेंस कवर्ड क्या होगी, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स, वो पूछ रहा है आपसे। देन व्हाट इज द पार्टिकल्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन द फर्स्ट 3 सेकेंड्स, ओके। देन व्हाट इज द पार्टिकल्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट द इंस्टेंस ऑफ इट्स मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। बहुत सोच करके इस क्वेश्चन को करना है, इससे आपका थॉट प्रोवोक होगा, ठीक है ना। एंड लास्ट इज व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड्स एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क के लिए है, इसको आपको अटेम्प्ट करना है। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा जो फंडामेंटल है काइनेमेटिक्स का वो कंप्लीट कर दिया है। अब हमारी एंट्री नेक्स्ट एपिसोड में होगी मोशन विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, और नेक्स्ट एपिसोड में होपफुली हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी भी कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अब सिलेक्शन होंगे ताबड़तोड़, क्योंकि नीट काका जी लाया है फिजिक्स महातोड़।